हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों तरह के क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे। और आपकी जो हिस्ट्री की बुक 1 है, बुक 1, बुक 2, बुक 3, तीनों ही बुक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस सिंगल वीडियो में कवर हो जाएंगे। ये वन शॉट वीडियो है और आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को शामिल किया है, आपके एनसीईआरटी के अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, सपोर्टिंग मटेरियल और आपके जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर होते हैं, कई जगह से क्वेश्चन का कलेक्शन करके ये वीडियो बनाई है। ठीक है, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। और मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्या स्टडी पॉइंट मेरा यूज़र नेम है। देखिए, बुक 1, बुक 2, बुक 3 तीनों ही बुक कवर हो जाएगी सिंगल वीडियो में, इसलिए वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है। कि जो हड़प्पा सभ्यता है, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, ये सभ्यता जो है इसका पतन क्या है, यानी पतन का जो कारण है वो क्या है, कैसे इसका पतन हो गया, क्यों ये नष्ट हो गई सभ्यता। इतनी अच्छी सभ्यता थी, सब कुछ समृद्ध था, तो आखिर क्या कारण थे जिसकी वजह से ये जो सभ्यता है वो नष्ट हो गई थी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए, इसके कई सारे कारण हैं जो कि इतिहासकार मानते हैं। एक कारण है बाढ़। ये कहा जाता है कि कई बार नदियों में बाढ़ आ जाती थी, तो इस बाढ़ की वजह से ये जो सभ्यता थी इसका पतन हो गया था, यानी ये सभ्यता जो है नष्ट हो गई थी। ठीक है, एक रीजन बताया जाता है भूकंप, यानी कि अर्थक्वेक। ये जो भूकंप होते थे, भूकंप के कारण भी ये सभ्यता का नाश हो गया, ये भी माना जाता है। ठीक है, अकाल भी इसका एक कारण माना जाता है, कई बार अकाल आ जाते थे, सूखा पड़ जाता था, उसके कारण भी है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो नदियां थी उन्होंने अपना मार्ग बदल लिया था, इस कारण भी। क्योंकि देखिए, जब नदियां जो हैं अपना मार्ग बदल लेती हैं ना, तो जिस मार्ग से वो नदियां होकर गुजरती हैं वहां के आसपास के इलाके डूब जाते हैं, यानी कि वहां पे बिल्कुल तबाही आ जाती है। ठीक है, तो नदियों के मार्ग बदल लेने के कारण भी ऐसा हुआ, ऐसा माना जाता है। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि विदेशी आक्रमण हो गए या आर्य के आक्रमण हो गए, इनके कारण भी ये जो हड़प्पा सभ्यता था इसका पतन हो गया है। ठीक है, ऐसा ऐसा कहा जाता है। तो ये कारण बन जाते हैं, पेपर में आपके आएगा ये, तो आपको ये कारण जो है लिखने हैं। और इस ये हेडिंग हेडिंग आपके सामने है, इसको आप दो दो तीन तीन चार चार लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और पेपर में काफ़ी पूछा जाता है। वही क्वेश्चन लिए मैंने आप इस वीडियो में आपके लिए, जो हर बार पेपर में आते हैं, ज़्यादातर रिपीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी मुख्य देन या इसकी मुख्य उपलब्धियां कौन सी है। देखो, पेपर में जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन आएंगे, बस उसकी लैंग्वेज कई बार घुमा देते हैं। कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि बताइए जो सिंधु घाटी सभ्यता उसकी क्या उपलब्धियां थी। ठीक है, क्वेश्चन तो यही रहेगा, बस उन्होंने वर्डिंग चेंज कर दी, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो देखते हैं भाई, सिंधु घाटी सभ्यता या जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी मुख्य देन क्या है या इसकी मुख्य उपलब्धियां क्या है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले समृद्ध एवं उन्नत नगर योजना। आपको पता होगा कि ये जो हड़प्पा सभ्यता थी ये एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, इसमें बहुत ही समृद्ध और उन्नत नगर योजना देखने को मिलती है, यानी कि पूरी प्लानिंग के तहत नगर जो है वो बसाए गए थे। फिर एक विशेषता उपलब्धि ये भी है कि इसमें बेहतरीन जल निकास प्रणाली देखने को मिलती है। ठीक है, इन्होंने पहले क्या किया था, पहले नालियाँ वगैरह बनाई थी, बाद में उसके अगल बगल में घर बनाए थे। ठीक है, यानी कि जल निकास प्रणाली जो थी इनकी काफ़ी बेहतरीन थी। फिर इनके पास विशाल अन्नागार थे, यानी कि जो अनाज होता है उसको स्टोरेज करने के लिए, जो भंडारण करने के लिए जो अन्नागार होते हैं जहाँ पे वो रखा जाता है, ये इनके पास बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं। फिर इनके पास विशाल स्नानागार था, जिसका ऐसा भी कहा जाता है कि ये कुछ पूजा पाठ या फिर सार्वजनिक पर्पज़ के लिए वो इस विशाल स्नानागार जो था उसका यूज़ किया जाता था। फिर सार्वजनिक भवन भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, जलाशय मिले हैं कई सारे हड़प्पा सभ्यता से, कुएं मिले हैं बहुत सारे, और अद्भुत भवन निर्माण कला, यानी कि उस समय में, आज से अगर हम 5000 साल पीछे जाते हैं तो उस समय में सीमेंट वगैरह भी नहीं होता था। ठीक है, तो उस समय में किस प्रकार से इतनी अद्भुत तरीके से ये जो बड़ी बड़ी ईंटों के पक्के मकान थे ये सब मिले हैं, तो ये काफ़ी मतलब हैरान करने वाली बात है। ठीक है, फिर उनका सामाजिक जीवन, ये भी कहीं ना कहीं एक उपलब्धि है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना के बारे में आपको विस्तार से बताना है। बिल्कुल, तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, ये ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, याद रखना, ये एक नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ की जो नगर निर्माण योजना है वो बहुत ही अद्भुत थी, यानी बहुत ही प्लानिंग के तहत बसाया हुआ था। ठीक है, फिर क्या है कि हड़प्पा जो है वो अपनी जल निकास प्रणाली के कारण प्रसिद्ध है। हड़प्पा सभ्यता को उसकी जल निकास प्रणाली के लिए ही जाना जाता है, क्योंकि काफ़ी समृद्ध जल निकास प्रणाली थी।
और ये जो सभ्यता थी यहाँ पे पूरा नियोजन के साथ आवास एवं नालियों का निर्माण किया गया था। नियोजन का मतलब है प्लानिंग, यानी यहाँ पे जो रहने के लिए घर बनाए गए थे, आवास बनाए गए थे और जो नालियाँ बनाई गई थी पूरे प्लानिंग के तहत बनाई गई थी। ठीक है, शहरों का नक्शा देखने पे ये पता लगा है कि सड़कों और गलियों को ग्रिड पद्धति से बनाया गया था। ठीक है, एक जाल की तरह बिछ जाती हैं सड़कें और गलियां और एक दूसरे को कई बार समकोण पे भी काटती हैं, इस तरीके से इन्होंने सड़कें बना रखी थी। नेक्स्ट आपका कि घर में स्नानागार होता था। ठीक है, स्नानागार होता था और ये लोग प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखते थे, यानी कि एकांतता का बहुत ध्यान रखते थे। एकांतता का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे जो घर होते हैं, हमारे घर का एक मेन गेट होता है। मान लीजिए अगर हमारा मेन गेट खुला हुआ है तो जो गली से जाने वाले लोग हैं वो आपके घर में ताक झांक कर सकते हैं। अगर आपका घर इस तरीके से बना हुआ है कि अंदर की सारी घर की सारी चीज़ें दिख रही है, तो इस तरीके से अगर बना हुआ है तो। लेकिन इनका सिस्टम क्या था, हड़प्पा सभ्यता वाले, ये जो अपना घर बनाते थे इस तरीके से बनाते थे, यहाँ पे गेट है तो इसके सामने कुछ नहीं दिखेगा, यानी रूम के दरवाजे अलग होंगे, खिड़कियां अलग जगह पे होंगी, तो प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, इस तरीके से बनाते थे। तो एकांतता का विशेष ध्यान रखा जाता था। इनकी जो बस्तियां थी वो दो भागों में आपको बटी हुई मिलेगी। ठीक है, एक दुर्ग हो जाएगा और एक निचला शहर हो जाएगा। तो इस तरीके से दो भागों में इनकी बस्तियां बसी हुई थी। ठीक है, फिर क्या है कि अनाज जो है, इनका जो अनाज होता था उसका स्टोरेज करने के लिए इन्होंने अन्नागार बनाए हुए थे जहाँ पे ये अनाज का स्टोरेज करते थे। फिर सार्वजनिक अनुष्ठान के लिए कि विशाल स्नानागार भी बनाया हुआ था जहाँ पे कभी पूजा पाठ का माहौल होता था, उस समय में यहाँ पे इस स्नानागार का यूज़ किया जाता था। ठीक है, और इनके जो मकान थे वो पक्की ईंटों के थे और ईंटों का जो साइज है वो भी काफ़ी मतलब बड़ी ईंटें होती थी और पक्की ईंटें थी। तो यहाँ पे पक्के मकान मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं, ये सारी उसकी विशेषताएं हो जाएंगी। एक क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति जो है, हड़प्पा संस्कृति की कृषि और कृषि प्रौद्योगिकी के मुख्य पक्ष जो थे वो कौन से थे। तो देखिए कई बार ये क्वेश्चन आता है कृषि के बारे में, तो आपको याद रखना है, कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको बिल्कुल इसे याद करके जाना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी कृषि की। क्या हड़प्पा के लोग कृषि करना जानते थे? अगर जानते थे तो वो कौन सी फसलें उगाते थे? ठीक है, तो ये सब समझेंगे थोड़ा सा। और अगर फसलें उगाते थे, कृषि करते थे, तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे? क्या वो लोहे के हल यूज़ करते थे या लकड़ी के हल यूज़ करते थे? क्या बैलों का यूज़ करते थे? क्या होता था, मतलब इसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है, यहाँ के जो लोग थे वो कृषि करते थे, यानी खेती करते थे। ठीक है, तो क्योंकि हड़प्पा जो स्थल है यहाँ से अनाज के दाने मिले, इन दानों से ये पता लगता है कि ये लोग जो थे ये खेती करना जानते थे। गेहूं उगाया जाता था, जौ उगाया जाता था, दाल उगाई जाती थी। ठीक है, सफ़ेद चना हो गया, तिल जो है ये यहाँ पे मिला है, तो इससे पता लगता है कि ये लोग खेती करते थे। गुजरात की बात करें तो गुजरात से बाजरे के दाने मिले, यानी कि ये सबूत मिला है कि गुजरात के लोग बाजरा उगाना जानते थे। चावल के दाने जो है वो काफ़ी कम मिले हैं, तो इससे ये पता लगता है कि चावल की खेती ना के बराबर ही यहाँ पे होती थी। ठीक है, और अब बात करते हैं कृषि प्रौद्योगिकी, यानी कि कृषि टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करते थे। देखिए ये हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस समय में लोहे की खोज तो हुई नहीं थी, तो हड़प्पा के जो लोग थे वो लोहे के बारे में तो जानते नहीं थे, तो ये हल जो होता था, इनकी हल की जो फाल होती थी वो लकड़ी की ही यूज़ होती होगी। ठीक है, तो देखते हैं हड़प्पा के जो लोग थे ये खेती के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये जुताई के लिए बैल का इस्तेमाल करते थे और हल का प्रयोग करते थे। कालीबंगन से जुते हुए खेत के सबूत मिले हैं, इंपॉर्टेंट है। सिंचाई के लिए ये लोग क्या करते थे, कुएं से पानी लेते थे, या तालाब होता था तालाब से पानी लेते थे, और कई जगह पे नहर का प्रयोग भी करते थे। फसल कटाई के लिए औजार का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो ये इनकी कुछ टेक्नोलॉजी हो गई जिसका इस्तेमाल करके ये लोग खेती किया करते थे। तो आपको ये क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, तो आपको इस तरीके से लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक और धार्मिक विशेषता जो है उस पर आपको विस्तार से समझाना है। ठीक है, प्रकाश डालना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसकी आर्थिक विशेषता की बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो आर्थिक विशेषता में क्या है कि हड़प्पा वासी जो लोग हैं ये अपनी आजीविका चलाने के लिए क्या काम करते थे। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि ये लोग कृषि करते थे। ठीक है, हड़प्पा वासी जो लोग थे वो व्यापार भी करते थे, और इनके व्यापार जो थे वो बाहर से भी होते थे, यानी देश के अंदर भी होते थे और देश के बाहर भी होते थे। ठीक है, हड़प्पा के जो निवासी थे वो शिल्प कार्य भी करते थे, क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ ऐसी जगह है जैसे नागेश्वर, बालाकोट वगैरह, ठीक है, चौंदड़ो वगैरह, आप देखोगे तो वहाँ पे कई जगह पे ना शिल्प के कुछ सबूत मिले हैं, जिससे पता लगता है कि ये लोग जो थे एक शिल्प कार्य भी करते थे, मन के बनाना, आभूषण बनाना। ठीक है, इस तरीके के काम भी होते थे। हड़प्पा वासी जो थे वो पशुपालन भी किया करते थे, यानी ये इनके कुछ मुख्य कार्य थे जिनसे इनकी आजीविका चलती थी। तो ये इनकी आर्थिक विशेषता हो जाएगी। अब बात करेंगे इनकी धार्मिक विशेषता की। ठीक है, मोहरे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में कुछ मोहरे मिले हैं, और मोहरों में क्या चित्र मिले हैं, अनुष्ठान का दृश्य मिला है, यानी कि कहीं ना कहीं पूजा पाठ से रिलेटेड है ये।
फिर क्या है कि हड़प्पा के जो लोग थे वो प्रकृति की पूजा करते थे, ऐसा माना जाता है कि ये लोग प्रकृति को उर्वरता की देवी मानते थे और उसकी पूजा करते थे। फिर जानवर यानी सींग वाला जानवर जो है इसकी उपासना की जाती थी, कई सारी मोहरे जो है उसमें सींग वाले जानवर की भी तस्वीर मिलती है। आद्य शिव की पूजा की जाती थी। हड़प्पा के जो लोग थे ये मातृ देवी की भी पूजा करते थे, ठीक है। हड़प्पा के लोग जो थे ये पशुपतिनाथ की भी पूजा करते थे। तो इस तरीके से ये इनकी धार्मिक विशेषता हो जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषता जो है इसके बारे में आपको बताना है। तो देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन को समझते हैं। मौर्य साम्राज्य जो था इसके 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र होते थे, ठीक है। उसमें से एक तो इनकी राजधानी महत्वपूर्ण है जो कि आपको याद रखनी है, पाटलिपुत्र। और 4 प्रांतीय केंद्र होते थे जिसमें तक्षशिला का नाम आएगा, उज्जैनी का नाम आएगा, तोसली का नाम आएगा और स्वर्णगिरी का नाम आएगा, ठीक है। तो ये 4 प्रमुख इनके प्रांतीय केंद्र हो जाएंगे और जो इनका मेन केंद्र था वो पाटलिपुत्र इनकी राजधानी हो जाती थी। तो ये आपको याद रखना है, इस तरीके से इनका साम्राज्य यहाँ से चलता था। फिर क्या है कि साम्राज्य जो है इसके संचालन के लिए भूमि और नदियों दोनों मार्गों से आवागमन बना रहता था। साम्राज्य को चलाने के लिए क्या करते थे, भूमि से भी आने जाने का काम करते थे और नदी मार्ग से भी आने जाने का काम करते थे। यात्रियों के खान पान की व्यवस्था की जाती थी। और जो इनकी सेना होती थी तो सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम होता था, यानी कि इनकी सुरक्षा के लिए मेन माध्यम जो था इनकी सेना होती थी, ठीक है। फिर सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए भी इन्होंने एक समिति और 6 उप समिति इनके पास होती थी। तो देखिए ये ना, ये जो लास्ट वाली लाइन है ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखना। आपसे पूछ सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के बारे में, तो आपको ये बताना है कि इनकी एक समिति होती थी, ठीक है, सैनिक गतिविधियों के लिए, और 6 उप समितियां होती थी। इनमें से एक समिति का काम जो था वो नौसेना का संचालन करना होता था, ठीक है। पहली समिति जैसे होगी वो नौसेना का संचालन करेगी। दूसरी समिति जो थी वो यातायात और खान पान का जो भी मैनेजमेंट होता है वो करती थी। फिर जो तीसरी इनकी जो समिति थी वो पैदल सैनिक जो है उसका संचालन करती थी। चौथी जो इनकी जो समिति थी वो अश्वारोही जो भी होते थे इनके, ठीक है, जो अश्वारोही होते थे, जो घोड़ों का यूज़ करने वाली जो इनकी सेना वगैरह होती थी उसकी देखभाल करती थी। पांचवी जो है वो रथरोहियों और छठी जो है वो हाथियों का संचालन करती थी। तो इस तरीके से इनकी 6 उप समितियां वगैरह जो थी ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की आर्थिक व राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक उपलब्धि, ठीक है। तो 5 राजनीतिक केंद्र थे इनके और राजधानी जो होती थी वो पाटलिपुत्र होती थी। ये चीज हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ लिया, ठीक है। शासन जो इनका था ये पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक इनका शासन फैला हुआ था। जब आप भारत का मैप देखोगे तो इधर जो पश्चिम की साइड में पाकिस्तान है और पाकिस्तान के बाद यहाँ पे आपको अफगानिस्तान दिखता है, तो इनका अफगानिस्तान और फिर बलूचिस्तान की तरफ भी इनका जो साम्राज्य था वो फैला हुआ था। इनके पास एक मजबूत सैन्य व्यवस्था थी, एक मजबूत सेना थी, ठीक है। इनके पास एक बेहतरीन गुप्तचर व्यवस्था थी, इनके पास गुप्तचर भी होते थे। सैनिक गतिविधि के संचालन के लिए इनके पास एक समिति और 6 उप समिति होती थी, जो कि लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा है वो सारी इसकी विशेषता में आपको डाल देना है, राजनीतिक में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें इसी क्वेश्चन में आपके आगे पूछा हुआ था कि मौर्य साम्राज्य जो है इसके आपको आर्थिक उपलब्धि के बारे में बताना है, ठीक है। तो आर्थिक उपलब्धि में देखेंगे ये मूर्तिकला का काम करते थे, ये लोग व्यापार भी करते थे, कृषि भी इनकी आजीविका का एक मेन साधन होती थी, शिल्पकला का कार्य भी होता था, यहाँ पे सोने की खदानें होती थी, इसका भी काम होता था। तो ये सब इनकी आर्थिक उपलब्धियां हो जाएगी या फिर आप इनकी आजीविका के साधन के रूप में इसको देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में अशोक के योगदान पे आपको चर्चा करनी है। तो देखिए अशोक की बात करते हैं तो अशोक को आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है, ठीक है। और मौर्य साम्राज्य में ये महत्वपूर्ण था अशोक ने क्या किया था, कलिंग जो कि आज के समय में उड़ीसा में, इस पे विजय प्राप्त करी थी। और अशोक पहला ऐसा सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश जो थे वो प्राकृतिक पत्थर और पॉलिश किए हुए स्तंभों पे लिखवाने स्टार्ट किए थे, ठीक है। यानी कि जो पहला ऐसा शासक है अशोक जिसने अपने अधिकारियों के लिए जो और प्रजा के लिए संदेश को जो पत्थर होते थे उस पे गुदवाना और पॉलिश किए हुए जो स्तंभ होते थे उस पे लिखवाना शुरू किया था। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया था, ठीक है। धम्म के तहत क्या थी, अच्छी अच्छी बातें थी, जैसे कि इसमें क्या क्या था कि जैसे बड़ों का हमें सम्मान करना चाहिए, सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति उदारता रखनी चाहिए, जो दास होते हैं उनके साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, दूसरे के धर्म और उसकी परंपराओं का हमें सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, ये सब धम्म के अंदर मिल जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अशोक के अभिलेख से यह भी पता लगता है कि मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे और इनकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी।
और अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया था। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महामात नामक अधिकारियों को नियुक्त किया था। ये भी आपके पेपर में आया हुआ है कि महामात जो अधिकारी हैं, ये 1 नंबर में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि महामात हैं ये क्या थे। तो आप कहोगे कि ये अशोक के अधिकारी थे और इनका काम क्या होता था, धम्म का प्रचार करना। ठीक है, ये धम्म है, धर्म नहीं है, ये धम्म का प्रचार करना, ये इनका काम होता था। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अभिलेख क्या होते हैं। इतिहास लेखन में इनके महत्व और सीमा पे आपको बताना है, यानी अभिलेख क्या है सबसे पहले तो ये समझाना है, फिर अभिलेख जो है इसका क्या महत्व होता है, ठीक है, ये बताना है, फिर अभिलेख की क्या लिमिटेशन होती है, क्या सीमाएं होती है, ये बताना है। तो कई बार आपके पेपर में सीधा सीधा ये पूछ लेते हैं कि अभिलेखों की क्या सीमाएं होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है, बस इन्होंने छोटा कर दिया, या इसको बड़ा कर सकते हैं, कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो पत्थर पे या फिर मान लीजिए धातु पे या किसी मिट्टी के बर्तन पे जो खुदा होता है उसको अभिलेख कहते हैं। ठीक है, यानी कि पत्थर पे खुदवा के गुदवा कर लिखवाना जो है अभिलेख कहलाता है। ठीक है, ये धातु पे भी गुदवा के लिखवाया जा सकता है, ये भी अभिलेख होगा। तो ये कठोर सतह पे खुदे हुए होते हैं, इसको अभिलेख कहा जाता है। इसका महत्व क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अभिलेख जो है वो साक्ष्य, जो अभिलेख साक्ष्य है यानी जो सबूत है, वो इतिहास का प्रमुख स्रोत है। क्योंकि इतिहास में अगर हमें कुछ जानकारी मिलती है, जैसे अशोक के बारे में या मौर्य साम्राज्य के बारे में, तो हमें इन अभिलेखों से ही तो जानकारी मिल रही है, जो लिखित वाली जानकारी मिल रही है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं इतिहास को जानने के लिए। तो अभिलेख के माध्यम से जो अभिलेख शास्त्री होते हैं वो बीते काल की भाषा के बारे में पता लगाते हैं, यानी कि किस काल का वो अभिलेख है, उस काल में कौन सी भाषा बोली जाती थी, कौन सी भाषा प्रमुख थी, वो अभिलेखों से पता लग जाता है। फिर उस समय में कौन से राजा थे, क्योंकि अभिलेखों में राजा की प्रशंसा या राजा के संदेश लिखवाए होते थे, तो उसमें राजा का नाम होता था, तो इससे राजाओं के नाम पता लग जाते हैं। अभिलेख की तिथि का भी पता लग जाता है, क्योंकि किस तिथि में अभिलेख लिखवाया जाता था ये भी लिखा जाता था। अभिलेख का संदेश, ठीक है, और उसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है ये भी हमें इससे पता लगता है। तो ये इसलिए हमें महत्वपूर्ण है, या फिर आप कह सकते हो कि इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भी अभिलेख जो एक महत्वपूर्ण स्रोत है। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है आपके पेपर में, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अभिलेख जो होते हैं, ठीक है, इनमें कुछ कमियां होती है, कुछ सीमाएं होती है, कुछ लिमिटेशन होती है, वो आपको बतानी है। देखिए, कई बार क्या होता है कि अभिलेख जो हमको मिलते हैं उसमें अक्षर जो है वो हल्के ढंग से उत्कीर्ण होते हैं, यानी बहुत हल्का हल्का लिखा होता है, जो कि सही तरीके से समझ में नहीं आ पाता। ठीक है, अभिलेख कई बार टूट जाते हैं, क्योंकि पत्थरों पे लिखे जाते हैं, ठीक है, तो टूट भी सकते हैं, या फिर कई बार अक्षर जो होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से भी उसको समझना मुश्किल हो जाता है। फिर कई बार अभिलेख का वास्तविक अर्थ निकाल पाना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्या उसमें मतलब संदेश दिया जा रहा है, उसका क्या रियल मतलब होगा, ये नहीं पता लग पाता है। अभिलेख की कई बार भाषा समझ में नहीं आती है। ठीक है, लिखा हुआ तो मिल जाता है कि भाई लिखित में है, पर वो भाषा ही नहीं समझ में आ रही, तो ये भी इसकी एक कमी है। फिर देखिए, अभिलेख में जो डेली लाइफ होती थी लोगों की, उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती। देखिए, अभिलेख क्यों लिखवाए जाते थे, पहले ये समझिए। अभिलेख को लिखवाने वाले कौन होते थे, राजा होते थे। ठीक है, ये अपनी उपलब्धियों के बारे में लिखवाते थे, तो इसमें राजघराने के बारे में जानकारी मिल जाएगी, राजाओं के बारे में जानकारी मिल जाएगी, तिथि के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है, राजा के संदेश के बारे में जानकारी मिल जाएगी। लेकिन जो लोकल व्यक्ति है, यानी जो वहाँ का आम आदमी है, ठीक है, कॉमन मैन, उसके बारे में वहाँ पे जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि उसके बारे में नहीं लिखवाया जाता उसमें कुछ भी। राजा के बारे में उसकी प्रशंसा या उसकी उपलब्धियाँ यही लिखवाई जाती थी, तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महाभारत काल में स्त्रियों तथा पुरुषों के संदर्भ में संपत्ति के अधिकार से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, क्योंकि जो पुरुषों और स्त्रियों के जो संपत्ति के अधिकार थे ना, वो अलग अलग तरीके से थे। तो कैसे थे ये देखते हैं। महाभारत के समय में स्त्री और पुरुष के संपत्ति पे जो अधिकार होते थे वो भिन्न होते थे, यानी अलग अलग होते थे। मनुस्मृति क्या कहती है, मनुस्मृति ये कहती है कि जो पैतृक जायदाद है, यानी जो जो विरासत में मिलने वाली जो जायदाद होती है, ठीक है, उस पर माता पिता की मृत्यु के बाद में सभी पुत्रों में समान रूप से बांटा जाता था। यानी कि जैसे माता पिता हैं, अगर इनकी डेथ हो जाती है तो उनकी जो भी संपत्ति है वो उनके बेटों में बांट दी जाती थी। ठीक है, लेकिन जो बड़ा पुत्र होता, जो ज्येष्ठ होता था, उसको कुछ विशेष मिल जाता था, कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता था। ठीक है, स्त्रियों को इस संपत्ति पे अधिकार नहीं मिला हुआ था। याद रखना कि जो माता पिता की संपत्ति होती थी, उनकी मृत्यु के बाद वो संपत्ति जो है उनके पुत्रों में बांटी जाती थी, लेकिन वो जो उनकी पुत्रियां होती थी, जो बेटियां होती थी, उनको उसको नहीं मिलता था वो उसमें से अधिकार। लेकिन विवाह में मिले उपहार जो स्त्री धन कहलाता है, यानी जब महिला का किसी का विवाह हो रहा हो तो उस समय में जो उसको गिफ्ट मिलते हैं, ठीक है, जो स्त्री धन कहलाता है, वो जो है उस पे स्त्री का अधिकार होता था। ठीक है, और इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में भी चाहे तो ले सकती थी। विरासत में वो चीज़ें उसके बच्चों को भी मिल सकती है।
और इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, माफ़ी चाहता हूँ। इस पर क्या होता था, उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था क्योंकि स्त्री धन होता था। मनुस्मृति क्या कहती है कि मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति या स्वयं अपने बहुमूल्य धन को छुपाकर जमा करने के विरुद्ध चेतावनी दी गई है। यानी जो महिला होती थी उसको यह अधिकार नहीं था कि वो परिवार से छुपाकर धन इकट्ठा करे या कोई बहुमूल्य वस्तु इकट्ठा करे, तो ये चीज़ उसको अलाउ नहीं होती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या ये संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता हो, यानी किसी एक ही व्यक्ति ने महाभारत लिखी हो? महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है? अब ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है इसी में जुड़े हुए, आपसे अलग अलग पूछ लेते हैं। कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, बताइए क्या महाभारत के रचयिता एक ही है? अगर है तो कैसे, तो समझिए। तो देखिए, हम, क्योंकि आपको पता होगा, अपने चैप्टर की वीडियो अगर देखी हो तो मैंने आपको चैप्टर की वीडियो में क्लियर बताया था कि महाभारत जो है काफ़ी लंबे समय तक लिखी गई थी। ऐसा माना जाता है कि 1000 वर्ष तक महाभारत का लेखन कार्य जो है वो चलता रहा। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति की जो लाइफ होती है, ठीक है, एक व्यक्ति जो जीता है वो कितने साल जीता है? आज के समय में तो 60-70 साल में ही मर जाते हैं लोग, लेकिन उस समय में मान लीजिए 100 साल जी जाते थे, 125 साल जी जाते थे, कितने जीते होंगे। लेकिन ये तो हजारों साल तक लिखी गई है, 1000 साल तक लिखी जाती रही। तो एक व्यक्ति तो ऐसा हो नहीं सकता जो 1000 साल तक उसको लिखता रहे, क्योंकि मृत्यु हो जाती है कुछ समय के बाद। तो ऐसे में 1000 साल तक अगर ये लिखी गई है तो पहले एक व्यक्ति रहा होगा, फिर किसी दूसरे ने लिखा होगा, फिर किसी तीसरे ने, किसी चौथे ने, इस तरीके से इस पर लेखन कार्य चलता रहा होगा, तभी तो 1000 साल तक पहुंचा होगा, क्योंकि नई नई चीज़ें उसमें जुड़ती गई थी। तो समझ रहे हो? तो हम यहाँ पे क्लियर कह सकते हैं कि नहीं, ये संभव नहीं है कि महाभारत का एक ही रचयिता हो, क्योंकि ये लगभग 1000 वर्ष तक लिखी गई थी। महाभारत की मूल कथा का मतलब है ओरिजिनल, यानी जो, देखिए महाभारत पहले लिखी गई, फिर उसका अनुवाद भी हुआ, ठीक है, और कई कई भाषाओं में लिखी गई। तो जो ओरिजिनल लिखी गई थी, जो सबसे पहले लिखी गई थी, जो मूल कथा थी, वो लिखते थे भाट सारथी। अब ये भाट सारथी क्या होते हैं ये समझिए। भाट सारथी जो है ये युद्ध के समय में जाते थे अपने शासक के साथ में, ठीक है, उनका सारथी वगैरह होते थे ये। तो ये लिखा करते थे, इनको सूत वगैरह भी कहा जाता था, ठीक है। लेकिन बाद में ब्राह्मण जो थे उन्होंने इस पे अपना अधिकार कर लिया था और उसकी रचना को फिर उन्होंने आगे बढ़ाया था, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका महाभारत के क्या एक ही रचयिता हैं, तो आप बताओगे नहीं, उसके कई रचयिता हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लंबे समय तक लिखी गई है। मूल किसने लिखी है? तो भाट सारथी ने लिखी है, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हो। लेकिन इसी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझना है, बहुत आसान है। देखिए, महाभारत की रचना केवल संस्कृत भाषा तक सीमित नहीं रही, अलग अलग भाषा में इसको लिखा गया। इसका अनुवाद भी आपको अलग अलग भाषाओं में मिलता रहा है, ठीक है। समय समय पर इसको लिखा जाता रहा, इसमें कई सारे श्लोक वगैरह ऐड होते गए समय के साथ साथ। तो यानी इसमें जो लेखन कार्य है वो लंबे समय तक चलता रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि महाभारत जो है एक गतिशील ग्रंथ है। अगर मान लीजिए महाभारत को केवल एक ही भाषा में लिखा होता, इसका अगर कोई अनुवाद नहीं होता, इसमें बाद में चीज़ें ऐड नहीं की गई होती, तो हम कहते हैं कि महाभारत जो है एक गतिशील ग्रंथ नहीं है। लेकिन महाभारत को लंबे समय तक लिखा गया, कई सारे लोगों ने इसको मिलके लिखा होगा, ठीक है। और एक भाषा में नहीं लिखा गया, केवल संस्कृत तक सीमित नहीं रही, अन्य भाषाओं में भी लिखा गया, इसके अनुवाद भी अन्य भाषाओं में हुए। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये जो एक गतिशील ग्रंथ है। महाभारत में अलग अलग कहानियां, ठीक है, इसमें अलग अलग कहानियों को समाहित किया गया, यानी जोड़ा गया। इन कहानियों को पत्थरों की मूर्ति और चित्रकला द्वारा भी प्रस्तुत किया गया। महाभारत की जो कथा थी उसमें उसको नाटक, नृत्य और भिन्न भिन्न यानी अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया, इसलिए इसको एक गतिशील ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। महाभारत की जो रचना है वो लंबे समय तक होती रही, अलग अलग समय में इसके अलग अलग रचयिता रहे होंगे, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक गतिशील ग्रंथ है। तो आप इस तरीके से इसका आंसर बता सकते थे। अगला क्वेश्चन है कि उन साक्ष्यों के बारे में, उन सबूतों के बारे में चर्चा करो जो ये बताते हैं कि बंधुत्व और विवाह संबंधी ब्राह्मण के जो नियम थे उसका हर जगह पालन नहीं होता था। यानी ब्राह्मणों ने जो विवाह के नियम बनाए हुए थे उसका सभी लोग पालन नहीं करते थे, आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए, बंधुत्व और विवाह से रिलेटेड जो भी ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई जो आचार संहिता थी, जो नियम बनाए गए थे, उसका पालन जो था वो सभी जगह नहीं होता था। कुछ समाज में भाई बहन, जैसे चचेरे भाई बहन हो गए, मौसेरे, जो कजन होते हैं, ये इनमें खून का रिश्ता नहीं माना जाता था, ठीक है। लेकिन ऐसा सभी समाज में नहीं था, यानी कि कुछ समाजों में इनका खून का रिश्ता नहीं होता था, लेकिन कुछ सभी समाज में ऐसा नहीं था, कुछ जगह पे इनको खून का रिश्ता ही माना जाता था।
और ब्राह्मणीय जो नियम होते थे उसके अनुसार बहिर्विवाह को सही माना जाता था, ठीक है। बहिर्विवाह मतलब अपने गोत्र से बाहर शादी करना, ठीक है। और लेकिन कई जगह पे ऐसे भी सबूत मिले जहाँ पे एक ही गोत्र में, सेम गोत्र में आपस में ही विवाह कर लेते थे, जो कि ब्राह्मण के अनुसार सही नहीं था। यानी ब्राह्मणों के नियम थे कई सारे, ठीक है। उस नियम का सभी जगह पालन नहीं होता था। सातवाहन राजा जो है उसमें कई रानियां ने विवाह के बाद अपने पिता का गोत्र धारण किया। देखिए ये भी एक रूल होता था कि जब कोई महिला का विवाह किसी पुरुष से होता था तो विवाह के बाद उस महिला का जो गोत्र होता था वो बदल जाता था, ठीक है, पति का गोत्र हो जाता था। लेकिन जो सातवाहन राजा है उसमें कई सारी इनकी रानियां होती थी और उसमें क्लियर ये पता लगता है कि उन्होंने शादी के बाद भी पति की जगह पिता का ही गोत्र धारण किया था। यानी कि इससे पता लगता है कि जो ब्राह्मणों ने जो नियम बनाए थे शादी के, वो सब जगह उसका पालन नहीं होता था, ठीक है। कई जगह पे सेम गोत्र में शादी कर लेते थे, तो ये भी है। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के 8 प्रकार को अपनी स्वीकृति दी है। यानी 8 प्रकार के विवाह के बारे में चर्चा मिलती है आपको धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में। इसमें से जो शुरू के 4 विवाह है ना वो उत्तम माने जाते थे, ठीक है, बढ़िया माने जाते थे। उसके अलावा जो लास्ट के 4 विवाह है उसको गलत माना जाता था, ठीक है। लेकिन फिर भी ये विवाह पद्धतियां जो है उन लोगों में प्रचलित थी जो कि ब्राह्मणों के नियम को नहीं माना करते थे, यानी अस्वीकार करते थे। सातवाहन राजा इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। इन्होंने ब्राह्मणीय नियमों को नहीं माना। कुछ सातवाहन राजा जो थे वो बहुपत्नी प्रथा को भी मानते थे, कई सारी पत्नियां रखते थे। दक्षिण भारत में भी कई जगह पे अंतर विवाह हो जाता था, यानी सेम गोत्र में शादी कर लिया करते थे, जो कि गलत होता था, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। आगे देखते हैं। भारत के प्रसिद्ध महाकाव्य जो महाभारत है उसकी मूल विशेषता पे प्रकाश डालना है। तो महाभारत जो है इसका प्राचीन नाम जय संहिता है। इंपॉर्टेंट, देखिए जिसको आप महाभारत के नाम से जानते हो ना आज के समय में, इसका जो प्राचीन नाम है वो जय संहिता है। इसको जय संहिता कहा जाता था पहले के टाइम पे। ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ये इसकी मुख्य विशेषता है। इसमें 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक है। इसकी रचना हजार वर्ष तक लगभग आप मानो चलती रही और कई भाषाओं में इसका अनुवाद भी होता रहा, कई भाषाओं में इसको रचा भी गया। इसके मूल रचयिता जो थे ये भाट सारथी थे, जो कि सूत भी कहा जाता था इनको, ठीक है। ये युद्ध में जाया करते थे अपने राजा के साथ में, वहां पे जो देखते थे उसके बारे में लिखा करते थे। महाभारत प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हमको जानकारी देती है कि उस समय में क्या सिस्टम चलता था, ठीक है। महाभारत से उस समय के सामाजिक नियम क्या थे, वर्ण व्यवस्था के बारे में, उस समय में आचार संहिता के बारे में, नैतिक कर्तव्य मूल्यों की जानकारी हमको मिलती है। महाभारत में पांडव और कौरव के बीच में जो विवाद था उसके बारे में पता लगता है, ठीक है। प्रारंभ में इसकी मूल कथा जो है भाट सारथी ने रची थी, लेकिन बाद में इस पे ब्राह्मणों ने अपना अधिकार कर लिया था और इसको फिर ब्राह्मणों ने भी लिखा था। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है, पेपर में आता है काफी, जैन धर्म की उत्पत्ति और जैन धर्म की शिक्षा, इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। तो देखिए जैन धर्म की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं तो इसके संस्थापक जो हैं वो ऋषभ देव है। अब यहाँ पे कई लोग महावीर को समझते हैं, तो देखिए महावीर जो है जैन धर्म के हैं, वो तीर्थकर हैं, लेकिन जो इसके संस्थापक है ये ऋषभ देव है, ठीक है। जैन धर्म बौद्ध धर्म से पहले आया था। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। अब कैसे पहले आया था ये समझिए। देखिए जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे वो महावीर थे। यानी जैन धर्म के अगर हम बात करें तो जो 24वें तीर्थकर थे वो महावीर होते थे, और महावीर से पहले 23 तीर्थकर और रह चुके थे। और जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध के द्वारा। तो बुद्ध और ये महावीर ये समकालीन है, यानी एक ही काल के, मान लीजिए आप इनको आसपास के हैं। तो जिस समय में बुद्ध धर्म शुरू हुआ था ना उस समय में तो जैन धर्म के 24 तीर्थकर हो चुके थे। यानी जैन धर्म जो है इससे ज़्यादा प्राचीन है, उससे पहले आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर जैन धर्म की शिक्षा भी ध्यान दीजिए। तो जैन धर्म के अनुसार पूरी दुनिया है, पूरा विश्व है, इसको प्राणवान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो पत्थर है, जो चट्टान है, जो जल है, इन सभी में जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा की बात करते हैं ये, खासकर इंसान और जानवर के प्रति, पेड़ पौधों और कीड़ों के प्रति, ठीक है। इनका मतलब जो व्यवहार होता है वो काफ़ी अलग होता है। ये पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने से मना करते हैं, कीड़े मकोड़ों को मारने से मना करते हैं, ठीक है। तो ये हिंसा को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, अहिंसा। फिर अब इनकी कुछ शिक्षाएं देखिए, जैसे हिंसा ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, धन को इकट्ठा ना करना, ये सब क्या है जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं हो जाती हैं। जैन धर्म के विस्तार को समझिए। देखिए जैन धर्म जो है भारत के कई हिस्सों में फैल गया था और ये भारत से अन्य देशों में भी फैला, लेकिन बौद्ध धर्म जितना नहीं फैल पाया।
बौद्धों की तरह जैन विद्वानों ने प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, तमिल भाषा में, कई भाषाओं में साहित्य लिखा था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की भारतीय समाज और संस्कृति को क्या देन है, यानी भारतीय समाज संस्कृति को बौद्ध धर्म ने क्या दिया है, स्पष्ट करना है आपको। तो बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं उसका भारतीय समाज और संस्कृति पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। भगवान बुद्ध जो थे इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने की बात की थी, ठीक है। इन्होंने कहा था ना तो हमें बिल्कुल कठोर जीवन अपनाना चाहिए यानी कठोर तपस्या में लग जाएं, ना ही हमें एक लग्जरी वाली लाइफ जीनी चाहिए, हमें मध्यम मार्ग यानी हमारी लाइफ सिंपल होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से मध्यम मार्ग यानी ना तो एकदम लग्जरी लाइफ होनी चाहिए और ना ही कठोर होनी चाहिए, सिंपल हमको जीना है। ये धार्मिक आडंबर जो होते थे उसको स्वीकार नहीं करते थे, ईश्वर वगैरह पे विश्वास नहीं करते, ठीक है। ये बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व जो है अनित्य है और इसमें लगातार कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है। ये कहते हैं यहाँ पे कुछ भी स्थायी और शाश्वत नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है यहाँ पे, हर समय यहाँ पे कुछ ना कुछ संसार में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। और इन्होंने घोर तपस्या और विश्व शक्ति के बीच में मध्य मार्ग अपनाने की बात की है। ये कहते हैं कि जाति प्रथा जो है इसको बौद्ध धर्म ने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया है, ठीक है। बौद्ध धर्म जाति प्रथा को नहीं मानता है। बुद्ध ने कहा कि समाज का निर्माण जो है वो इंसानों ने करा है, ईश्वर ने नहीं करा, ये ईश्वर को भी नहीं मानते हैं। बुद्ध ने राजाओं और गृहपतियों को दयावान होने की सलाह दी है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को क्या निर्देश दिया है ये समझिए। ये कहते हैं कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है, ठीक है। अब ये लाइन लास्ट वाली याद रखो। देखो एक बार आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें सीधा सीधा ये लाइन इस तरीके से दे दी थी और आगे लिख दिया था स्पष्ट कीजिए, बस ये था क्वेश्चन। अब समझिए, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। तो सबसे पहले आपको आंसर में क्या लिखना है, ये कथन जो है वो भगवान बुद्ध का है। इनके अनुसार क्या है, ये मतलब लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं, ठीक है। हमें खुद से अपने बारे में सोचना है, खुद ही अपने रास्ते, जो रास्ते में समस्या आनी है उसका सोल्यूशन हमें खुद ही करना है, ठीक है। और खुद ही मुक्ति का मार्ग जो है हमको ढूंढना है, ये बताना चाहते थे। अगला है कि बौद्ध धर्म के संगठन और नियम जो है उसके बारे में आपको बताना है। तो बुद्ध के शिष्यों का दल जो था वो तैयार हो गया था, इसलिए उन्होंने संघ बनाया, ठीक है, अपना एक ग्रुप बनाया। ये लोग जो थे ये बिल्कुल सिंपल जिंदगी जीते थे। इनके पास केवल जीवन यापन के लिए जो आवश्यक वस्तु होती थी, जैसे एक दो जोड़ी कपड़े हो गए, ठीक है, कुछ बर्तन हो गए, बस इतना ही होता था। शुरू शुरू में तो ये सिर्फ पुरुष ही संघ में शामिल होते थे, ठीक है। लेकिन बाद में महिलाओं को भी इसमें शामिल होने की अनुमति दे दी गई थी। जो एक बार भिक्खु बन जाता था, भिक्षु बन जाता था, उसे पुरानी पहचान त्याग देनी। जैसे मान लो कोई राजा है, वो बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर लेता था और वो भिक्षु बन जाता था, तो ऐसे में अब वो राजा नहीं रहा, अब उसकी पुरानी पहचान खत्म हो जाती थी, अब वो भिक्षु के रूप में एक नई जिंदगी उसकी शुरू होती थी वहां से। अगला क्वेश्चन है कि स्तूप क्यों बनाए जाते हैं, इनकी संरचना से संबंधित विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। तो देखिए, स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित होते थे और स्तूप में जो भगवान बुद्ध थे इनसे जुड़े हुए अवशेष जो थे वो उसको गाड़ दिया गया था, ठीक है। और स्तूप जो था, स्तूप बनाने की परंपरा जो है वो पहले से थी, यानी बौद्ध धर्म से पहले से ये परंपरा थी, लेकिन बाद में ये कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से जुड़ गई, इसीलिए ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड हम इसको मानते हैं। स्तूप की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, अंडाकार। तो स्तूप का संस्कृत में अर्थ होता है टीला, यानी ये अंड भी इसको कहा जाता है। धीरे धीरे इसकी संरचना जो है वो काफी जटिल हो गई। पहले क्या होता था, ये मिट्टी का गोल आकार के होते थे स्तूप, कच्चे कच्चे। इसमें बाद में क्या हुआ, इसमें कई चौकोर और गोल आकार का संतुलन बनाया गया। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी, इस तरीके से अगर आप कभी कोई स्तूप देखोगे तो आपको दिखेगा, ठीक है, यानी एक छज्जे टाइप का होता था। और ये छज्जे जैसा ढांचा जो था ये देवताओं का प्रतीक होता था। किले के चारों ओर एक वेदिका होती थी और जो पवित्र स्थान को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। बाद में क्या हुआ, पहले देखिए क्या होता था, पहले होते थे ये कच्चे मिट्टी के टीले होते थे, बाद में फिर ये पत्थरों से मजबूत बनाए जाने लगे, ठीक है। बाद में फिर इसके ऊपर हर्मिका वगैरह बनाई जाने लगी, छज्जा सा बनाया जाने लगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसके चारों ओर तोरण द्वार वगैरह बनाए जाने लगे, यानी इसका चारों ओर से घेर दिया जाता था, इसको बंद कर दिया जाता था, ताकि ये पता लग जाता था कि ये सामान्य दुनिया से ये अलग चीज़ है और ये कुछ धार्मिक स्थल है या जो भी है अलग है इनसे, ठीक है। इस तरीके से इसको देखा जाता था। बाद में इसमें तोरण द्वार बनाए गए, मैंने बताया था ना, तोरण द्वार बाद में यहाँ पे लगा दिए गए थे, कुछ गेट वगैरह लगाए जाते थे, स्तंभ लगाए जाते थे, ठीक है। तोरण द्वार जो है उस पर नक्काशी की जाती थी। तोरण द्वार जो थे ऐसे होते थे, देखो ऐसे, इस तरीके से, ऐसे ऐसे उनके शायद उस पर नक्काशी करी जाती थी। और ये स्तूप बौद्ध धर्म के पवित्र स्थान बाद में बन गए थे। अगला क्वेश्चन है कि जाति व्यवस्था के संबंध में अल बरूनी जो है उसकी व्याख्या बताइए। तो अल बरूनी ने भारत में आया और भारत में इसने यहाँ की जाति व्यवस्था को देखा, जाति व्यवस्था को समझा।
तो अल बिरूनी ने ये बताने की कोशिश की कि जाति व्यवस्था जो है वो केवल भारत में नहीं थी, बल्कि फारस में भी और अन्य देशों में भी ऐसा जो व्यवस्था है वो होती थी। अल बिरूनी ये कहता है कि फारस जो है यहाँ पे चार वर्ग जो हुआ करते थे। पहला वर्ग जो है घुड़सवार और शासक वर्ग होते थे, फिर भिक्षु और पुरोहित वर्ग होते थे, तीसरा वर्ग तो वैज्ञानिक, चिकित्सक, खगोल शास्त्री होते थे, चौथे वर्ग में किसान और अन्य शिल्पकार होते थे। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि केवल भारत में जाति व्यवस्था या जाति प्रथा या वर्ग विभाजन नहीं था, अन्य देशों में भी होता था, फारस में भी होता था, जो कि इसने बताया। अल बिरूनी ने जाति व्यवस्था के संबंध में जो ब्राह्मणवादी व्याख्या है, ठीक है, इसको मानने से इनकार करा। ये कहता है कि अपवित्रता की मान्यता को, जैसे ब्राह्मणों ने कहा था कि भाई जो नीच जाति है वो अपवित्र है, अलबिरूनी ने इस चीज को नहीं माना। अलबिरूनी ने लिखा कि हर वस्तु जो अपवित्र हो जाती है, ठीक है, वो अपनी पवित्रता को मूल स्थिति में दोबारा से प्राप्त करने के लिए सफल होती है, यानी दोबारा से उसका प्रयास करती है। सूर्य जो है हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र में नमक जो है वो पानी को गंदा होने से बचाता है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा है कि हर अपवित्र चीज अपने आप को पवित्र करने की कोशिश करती है। तो इस तरीके से जो जाति को अपवित्र माना जाता है ये गलत है। अलबरूनी ने जोर देकर कहा कि यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाता। उनके अनुसार जाति व्यवस्था में जो अपवित्रता का कॉन्सेप्ट था वो प्रकृति के नियम के खिलाफ था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। आगे देखो, इब्न बतूता जो है उसने अपने विवरण में भारत को कैसे देखा। भारत में संचार की अनूठी व्यवस्था थी जिसके बारे में इब्न बतूता लिखता है। इब्न बतूता ने भारत में दास प्रथा के बारे में लिखा है। इब्न बतूता ने नारियल और पान जैसे जो वनस्पति होते हैं उसके बारे में लिखा और उसको बताया कि ये पवित्र माना जाता था, क्योंकि जो इब्न बतूता के जो पाठक थे, जो उसको पढ़ने वाले थे, वो इस चीज से बिल्कुल अपरिचित थे, उनको नहीं पता था। इब्न बतूता ने भारतीय शहरों के बारे में लिखा और उसमें ये बताया कि भारत के जो शहर हैं वहाँ पे अवसर यानी अपॉर्चुनिटी से भरपूर है। भारतीय व्यापार और बाजार के बारे में उसने लिखा, भारतीय कृषि के बारे में लिखा, ये बताया कि भारत की मिट्टी जो है वो उपजाऊ है, इस कारण यहाँ पे किसान जो है साल में दो फसलें उगा लेते हैं। भारत में जो बना हुआ माल है वो मध्य और दक्षिण और पूर्व एशिया में भी इसकी काफ़ी डिमांड होती है। यहाँ का जो सूती कपड़ा है या मलमल या जो शिल्पकार जो है वो काफ़ी सराहनीय है। इब्न बतूता ने भारतीय गुप्तचर व्यवस्था के बारे में भी विस्तार से लिखा है। नेक्स्ट है कि बर्नियर ने अपनी पुस्तक में पूर्व और पश्चिम की तुलना किस प्रकार की है। देखिए, फ्रांसवा बर्नियर जो था वो जो भी भारत में देखता था उसकी तुलना जो था वो पश्चिम से कर देता था। यानी फ्रांसवा बर्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा की और उसके बारे में लिखा। भारत में वो जो देखता था उसकी तुलना यूरोप की स्थिति से करता था। बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप के विकास की तुलना में दयनीय बताया। उसने एक तरफ रखा भारत को, एक तरफ रखा यूरोप को। जो भारत में देखता उसकी तुलना यूरोप से कर देता और बताता कि यूरोप जो है वो बेहतर है, वो अच्छा है, वहां पे सब कुछ सही है और भारत में सब कुछ क्या है, बुरा है। यानी भारत की स्थिति को उसने दयनीय बता दिया और यूरोप की स्थिति को उसने बेहतर बता दिया। ये इसका लिखने का तरीका था। बर्नियर के कार्य जो है वो 1670-71 में प्रकाशित हुए थे। अगले 5 वर्षों के भीतर अंग्रेजी में, डच में, जर्मन में, इतावली भाषा में उसका ट्रांसलेशन हो गया। 1670 से 1725 के बीच उसका वृत्तांत जो था वो फ्रांसीसी भाषा में 8 बार 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 पब्लिश होता गया, पुनर्मुद्रित होता गया। 1684 तक ये 3 बार अंग्रेजी में छप चुका था। यानी कि यूरोप में इसने भारत के बारे में जानकारी पहुंचा दी और भारत को दयनीय बता दिया कि यहाँ की स्थिति जो है वो ज्यादा अच्छी नहीं है। बर्नियर का ग्रंथ जो है वो है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पेपर में शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं। उसने मुगल कालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से की और यूरोप को श्रेष्ठ बताया। उसने भारत में जो भिन्नताएं महसूस की उन्हें पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया, जिससे भारत पश्चिमी दुनिया को निम्न कोटि का प्रतीत होता था, ठीक है। भारत को इतना ज्यादा छोटा और इतना ज्यादा बेकार बता दिया कि पश्चिमी दुनिया को भारत जो है वो बेकार सा लगता था, निम्न कोटि का लगता था। ये इसकी मतलब लिखने का तरीका था जो कि गलत था। आगे क्वेश्चन है कि ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर में फ्रांसीसी यात्री ने किन विषयों का वर्णन करा। तो बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच में मूल भिन्नताओं में एक था भूमि का निजी स्वामित्व, ठीक है। वो कहता था कि जो मुगल भारत है यहाँ पे भूमि पे निजी स्वामित्व जो था वो उसका अभाव था।
वर्नियर भूमि पर निजी स्वामित्व को बेहतर मानता था। वो कहता था कि भूमि पे निजी स्वामित्व होना चाहिए, जैसे किसान है तो वो भूमि किसान की ही होनी चाहिए, उसी के नाम पे होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं थी। उसका कहना था कि यहाँ पे भारत में क्या होती थी, जो भूमि होती थी वो राज्य के नाम पे होती थी। ठीक है, या इसलिए उसने ये राज्य के लिए भी खतरनाक बताया और इसकी जनता के लिए भी खतरनाक बताया। उसे लगा कि मुगल उसे ये लगता था कि मुगल साम्राज्य में सम्राट जो है वो पूरी भूमि का स्वामी होता था, जो अपने अमीरों के बीच में इसको बांटता था, जिससे कि अर्थव्यवस्था के लिए ये बेकार होता था, क्योंकि अगर किसान के नाम पे जमीन होगी तो उसे अपनी फील होगी तो वो मेहनत करेगा। ये भी इनका कहना था। और यहाँ पे एक चीज है, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, सती प्रथा। वर्नियर ने यहाँ पे सती प्रथा को लाइव देखा कि किस प्रकार से एक लड़की को जला दिया जाता है उसके पति की लाश के साथ, उसका बहुत ही मार्मिक विवरण करा है, तो कई बार वो भी पूछा जाता है। वर्नियर ने मुगल कालीन शहरों का विवरण दिया और उसको शहरों को सिविर नगर बताया है। आगे देखो, इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में जो साक्ष्य दिए गए हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इब्न बतूता बताता है कि दास बाजारों में सामान्य वस्तुओं की तरह खरीदे या बेचे जाते थे। दासों को गिफ्ट में दिया जाता था। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा था उसने सुल्तान तुगलक के लिए घोड़े और दास खरीदे ताकि उसको गिफ्ट किए करे जा सके। दासों को सामान्य घर का काम कराया जाता था, जो बेसिक काम होते थे, और इसके लिए इस्तेमाल किया जाता। दास जो है वो पालकियां उठाया करते थे। इब्न बतूता बताता है कि दासियों को अमीरों पर नजर रखने के लिए नियुक्त किया जाता था, ठीक है, ताकि वो उनकी गुप्तचरी करती रहे। दासियां जो थी वो संगीत और गाने का भी काम करती थी। दासों की कीमत जो थी वो काफी कम होती थी। ज्यादातर परिवार जो थे एक या दो दास नॉर्मली रख पाते थे, इतने मतलब दासों की कीमत इतनी कम होती थी। सूफी मत के मुख्य सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, इस्लाम में जो प्रचलित अंधविश्वास थे या जो रीति रिवाज थे उनका ये जो सॉरी सूफी संत थे इन्होंने उसका खंडन किया था। ये ऐसा विश्वास करते थे कि ईश्वर अल्लाह एक है तथा अपने अनुयायियों को साधारण तथा पवित्र जीवन बिताने को कहा। सूफी मत के सिद्धांत क्या थे, ये पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। सूफी और कुरान से जुड़ा इनका अपना खुद का अलग से साहित्य था। सूफी संत जो थे वो खानकाह में रहते थे। ठीक है, खानकाह का मतलब आप आश्रम से रिलेटेड मान सकते हो, मठ से रिलेटेड मान सकते हो। जैसे ये सूफी संत जहाँ पे रहा करते थे उसको खानकाह कहते थे। सूफी संत ने जनमानस को स्थानीय भाषा में प्रचार किया। सूफी मत के अनुसार चिश्ती सिलसिला ने अपने अनुयायियों को सांसारिक मोहमाया, धन संपत्ति, भोग विलास को त्यागने का आदेश दिया। इन्होंने कहा कि भाई जो सांसारिक मोह माया है, हम क्या करते हैं, हम पैसों के पीछे भागते हैं, भोग विलास यानी लग्जरी के पीछे भागते हैं। इन सब चीजों को इन्होंने छोड़ने को कहा, क्योंकि ये आध्यात्मिक रास्ते में बहुत बड़ी बाधा है। आध्यात्म की ओर नहीं जा सकते अगर हम लग्जरी के पीछे भागेंगे तो। शेख ने अपने अनुयायियों को निर्धन और फकीरों जैसी जो जिंदगी होती है उसको बिताने का निर्देश दिया। सूफी मत में अहिंसा और शांति में विश्वास रखते थे और इनको विश्वास था कि समाज की समस्याओं का समाधान जो है वो लड़ाई झगड़े की अपेक्षा अहिंसापूर्ण शांति से करना चाहिए। सूफी संत जो थे वो विश्व में भाईचारे का प्रचार करते थे और जो जातिगत भेदभाव होते था उसका विरोध करते थे। इन्होंने कहा था कि सदैव सत्य बोलना चाहिए, हमें सिंपल लाइफ बितानी चाहिए, निर्धन जो लोग हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। ठीक है, ऐसी बातों का ये प्रचार करा करते थे। भक्ति परंपरा में स्त्रियों के योगदान की व्याख्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, याद करके जाना। तो भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाने में कई स्त्री संत थी, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसे स्त्री संत में हम नाम लें तो मीराबाई का नाम आता है, अंडाल का नाम आता है, करईकाल अय्यम अम्मैयार का नाम आता है। अंडाल जो थी वो एक अलवार स्त्री थी। अंडाल जो थी वो अलवार स्त्री थी, विष्णु की भक्त थी। अंडाल जो थी स्वयं को विष्णु की प्रेयसी यानी प्रेमिका मानकर अपनी जो प्रेम भावना थी वो छंदों में व्यक्त करती थी। कई काल अम्मैयार जो थी ये नैनार स्त्री थी यानी कि शिव की भक्त थी। ये जो थी इसने घोर तपस्या का रास्ता अपनाया था। इन दोनों महिला संतों के विचारों को जनमानस को प्रभावित किया। इनके विचार जो है वो जनता के दिमाग में बैठ गए और उन्होंने इनके द्वारा जो रचे गीत थे वो बड़े स्तर पे लोगों के द्वारा, जनमानस के द्वारा गाए जाते हैं। मीराबाई, मीराबाई ने राजमहल के ऐश्वर्य यानी राजमहल की जो लग्जरी लाइफ थी, जो सुख सुविधाएं थी, उसको त्याग दिया और एक सन्यासिनी का जीवन अपनाया। मीराबाई ने रैदास, ठीक है, रैदास को अपना गुरु माना, जो रविदास भी कहलाते हैं।
इससे पता लगता है कि उन्होंने जाति प्रथा को अस्वीकार किया था, क्योंकि जो रविदास रैदास थे ये निम्न जाति से थे, ठीक है। मीराबाई द्वारा रचित पद आज भी प्रेरणा के स्रोत है, आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर, गुरु नानक और मीराबाई 21वीं शताब्दी में कैसे प्रासंगिक है, आपको बताना है, क्या इनका रेलेवेंस आज के समय में है या नहीं है। तो कबीर, गुरु नानक, मीराबाई 21वीं शताब्दी में भी रेलेवेंस इनकी बातों का है, प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी इन महान संतों के विचारों से समाज जो है वो प्रभावित हुआ है। इन संतों ने धार्मिक जो रूढ़िवादिता थी, जो कठोर, इस पे कठोर प्रहार किया। जाति प्रथा, तो इन्होंने जो रूढ़िवादी परंपरा थी, जो पुरानी बातें, दकियानुसी जो बातें होती थी, उस पे इन्होंने कठोर प्रहार किया। जाति प्रथा और भेदभाव जो होते थे उसकी आलोचना की, ठीक है। इन्होंने मनुष्य को इंसानियत का पाठ पढ़ाया, इंसानियत की सीख दी कि हमें इंसानियत को अपनाना चाहिए। कबीर जो थे, इन्होंने हिंदू मुस्लिम धार्मिक जो रूढ़िवादी परंपरा थे उस पर खुल के प्रहार किया था। इन्होंने एक ईश्वरवाद का समर्थन किया था। संत कबीर ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म की कुरीतियों को सामने रखा। यानी जो कबीर थे ये हिंदुओं को और मुस्लिमों को बहुत उधेड़ते थे, बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। उनकी जो रूढ़िवादी परंपरा थी उनको निशाना बनाते थे। तो इसीलिए कई जो कट्टर धार्मिक व्यक्ति थे वो इनको पसंद भी नहीं करा करते थे, ठीक है। गुरु नानक जी के बारे में बात करें तो ये निर्गुण भक्ति का इन्होंने प्रचार किया था। गुरु नानक जी धार्मिक आडंबरों को अस्वीकार करते थे। ये धार्मिक जो आडंबर होते हैं उसको नहीं मानते थे, जैसे कि ये यज्ञ को नहीं मानते थे, अनुष्ठानिक स्नान को नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा, कठोर तपस्या, इन सब का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम धर्म ग्रंथों को भी नहीं माना है, ठीक है, उसको भी नकार दिया इन्होंने। नानक जी ने रब को निराकार बताया, उस यानी ईश्वर जो होता है, रब जो होता है, उसका कोई आकार नहीं होता, वो निराकार होता है। उपासना का एक सरल तरीका इन्होंने बताया, स्मरण करना, ठीक है। बैठकर भी हम कहीं पे भी ईश्वर का स्मरण के जरिए भी उसके उपासना कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें अनुष्ठानिक स्नान वगैरह की जरूरत नहीं है, इनका ये कहना है। मीराबाई जो है इन्होंने राजमहल के ऐश्वर्य को त्याग दिया था, सन्यासिनी बन गई थी, जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया था। तो इस तरीके से इनके बारे में आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि कबीर एक समाज सुधारक थे, कबीर की शिक्षाओं के संदर्भ में समीक्षा कीजिए। कबीर एक महान समाज सुधारक थे। इन्होंने समाज में धार्मिक कट्टरता, रूढ़िवादी परंपरा, जाति प्रथा, जो भी समाज में भेदभाव होता था, जो धार्मिक कुरीति थी, उन सभी चीजों को मुद्दा बनाया और उठाया, लोगों को जागरूक किया। तो इनकी शिक्षा क्या है, थोड़ा सा उसको समझिए। कबीर जो है वो परम सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर, अलख, निराकार, ब्राह्मण, आत्मन ऐसे कह के संबोधित करते थे। इन्होंने एक ईश्वर का समर्थन किया, एक ईश्वरवाद, ठीक है। मूर्ति पूजा के विरोधी थे ये। और जो हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में बहुदेववाद है, कई सारे देवताओं की पूजा करते हैं, उसका इन्होंने विरोध किया। हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने बल दिया और हिंदू मुस्लिम दोनों की जो धार्मिक कुरीति थी उस पर आघात किया। रूढ़िवादी जो परंपरा थी उसका विरोध इन्होंने किया। अगला है सूफी संतों के राज्य के साथ संबंध, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो सूफी संत होते थे उनका राज्य से कैसा संबंध होता था, यानी सूफी संत, राज्य का मतलब यहाँ पे सत्ता से है, जो भी सत्ता में है, जो भी राजा है, जो भी शासक है, उसके साथ कैसे संबंध होते थे, ये आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो चिश्ती संप्रदाय संयम और सादगी का जीवन बिताते थे, सत्ता से दूर रहने पे बल देते थे, यानी सत्ता से दूर रहना है। यदि सत्ताधारी वर्ग बिना मांगे अनुदान, यानी बिना मांगे कुछ अनुदान देता है, कुछ गिफ्ट देता है, तो सूफी संत उसको स्वीकार करते थे। सुल्तान जो है, सुल्तान द्वारा खानका को टैक्स मुक्त कर दिया था, यानी खानका से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और भूमि भी इन्होंने अनुदान में दे दी थी। और सूफी धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे, या तो इनको धन दे दो या सामान दे दो। इसको संजो के नहीं रखते थे, इकट्ठा नहीं करते थे, बल्कि खाने में, कपड़े में, रहने की व्यवस्था में, अनुष्ठान में उसको खर्च कर देते थे। शासक न केवल सूफी संतों के संपर्क में रखना चाहते थे, बल्कि उनका समर्थन के भी कायल होते थे, उनका समर्थन भी चाहते थे, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी जनता जो होती थी वो इनके पास आती थी। शासक अपनी कब्र जो थी वो सूफी दरगाह और खानका के नजदीक बनाना चाहते थे। कभी कभी सुल्तान और सूफियों के बीच में तनाव के भी एग्जाम्पल मिले, जैसे कभी कभी क्या होता था कि सूफी संतों को आडंबरपूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था। उदाहरण के लिए शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें सुल्तान उल मशेक कहकर बुलाते थे।
एक क्वेश्चन आता है कि कबीर की प्रमुख शिक्षाओं को बताएं और उनका संप्रेषण किस प्रकार हुआ। तो देखिए, ये सारी की सारी शिक्षा जो है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ लास्ट से लास्ट क्वेश्चन में, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, आप स्क्रीन देख लो खाली। आगे चलते हैं। बाबा गुरु नानक की शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए और क्या वे कोई नया धर्म स्थापित करना चाहते थे। तो इनकी शिक्षा थी, इनकी गुरु नानक का संदेश जो है इनके भजन और इनके उपदेशों में ही हमको मिल जाता है। ये निर्गुण भक्ति का प्रचार करते थे, ठीक है। इनके अनुसार जो ईश्वर होता था वो निराकार होता था। इन्होंने जो भारी आडंबर होते हैं जैसे यज्ञ, अनुष्ठानिक पूजा, मूर्ति पूजा, इसका ये विरोधी थे, इसका विरोध करते थे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम जो धर्म ग्रंथ थे उसको भी नहीं माना था, रब को निराकार बताते थे। उपासना का सरल तरीका इन्होंने स्मरण करना बताया था। तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि गुरु नानक जी जो थे कोई नया धर्म स्थापित करना ही नहीं चाहते थे, ठीक है। लिंगायत कौन थे? जाति प्रथा के विशेष संदर्भ में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में उनका क्या योगदान है? 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नया धर्म उद्भव हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व जो था वो बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया था। इनके जो अनुयायी हैं वो वीर शैव कहलाते हैं या फिर लिंगायत कहलाते हैं। वीर शैव का मतलब होता है शिव के वीर, लिंगायत का मतलब होता है लिंग धारण करना, ठीक है। ये अपने हाथ पे और चांदी का एक छोटा सा जो लिंग होता है उसको धारण करते थे, बांधते थे हाथों में। जाति प्रथा के संदर्भ में इनके सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में इनका क्या योगदान है इसे समझते हैं। लिंगायतों ने जाति प्रथा का विरोध करा। इन्होंने जाति की अवधारणा जो कॉन्सेप्ट है उसको ऐसा माना कि ये समाज को दूषित करता है, ठीक है। ब्राह्मणीय जो जाति प्रथा वाली जो कॉन्सेप्ट था उसका इन्होंने विरोध करा। लिंगायत समुदाय ने पुनर्जन्म पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिए, पुनर्जन्म पे ही विश्वास नहीं करते थे। इनका मानना था कि जो व्यक्ति है वो मर जाता है तो उसके बाद वो शिव में लीन हो जाता है, ठीक है। वो संसार में दोबारा नहीं आता, कभी भी पुनर्जन्म नहीं होता। इन्होंने धर्मशास्त्रों में दिए आचारों को स्वीकार किया, जैसे वयस्क विवाह, विधवा पुनर्विवाह। लिंगायत इन्होंने इसको मान्यता प्रदान की। संत कवयित्री जो मीराबाई है उनकी जीवनी और उनके जीवन और उन समाज में जो प्रचलित मान्यताओं का जो इन्होंने उल्लंघन किया इसके बारे में आपको तो देखिए, मीराबाई जो है वो मारवाड़ के मेड़ता जिले में एक राजपूत राजकुमारी थी। का विवाह जो था इनकी मर्जी के खिलाफ हुआ था और इनका विवाह जो था वो मेवाड़ के सिसोदिया कुल में हुआ था, सिसोदिया परिवार में हुआ था। इन्होंने अपने परिवार की आज्ञा की अवहेलना की थी और पत्नी और माँ के दायित्व को निभाने से इनकार कर दी, ठीक है। इन्होंने बोला कि ना तो ये माँ का दायित्व निभाएंगे ना ही पत्नी का। मीराबाई विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार कर चुकी थी और मीराबाई को उनके जो ससुराल वाले थे उन्होंने मारने की कोशिश की, जहर भी दिया था, लेकिन ये बच गई थी किसी तरीके से और बचकर राजभवन से निकलकर भाग गई और वहां पे घुमक्कड़ गायिका बन गई। इन्होंने अपने अंतर्मन के भाव को व्यक्त करने के लिए गीतों की रचना करी और इनके गुरु जो थे वो रैदास थे जो कि एक चर्मकार थे जाति से। और इससे पता लगता है कि मीराबाई ने जातिवादी परंपरा को नहीं माना था। राजमहल के सुख सुविधा, राजमहल में इनको सारी सुख सुविधा थी, उसको इन्होंने छोड़ दिया, विधवा की तरह सफेद कपड़े धारण कर लिए और सन्यासिनी का जीवन इन्होंने बिताना शुरू कर दिया। शेख निजामुद्दीन औलिया की खानकाह में जीवन की मुख्य विशेषता बतानी है। तो औलिया की जो खानकाह थी उस समय, ठीक है, दिल्ली के शहर की बाहरी सीमा यानी यमुना नदी के किनारे गियासपुर में होती थी। यहाँ पे छोटे छोटे कमरे बने हुए थे और एक बड़ा सा हॉल था जिसको जमात खाना कहा जाता था। यहाँ पे जो सहवासी और अतिथि लोग होते थे वो आते थे, यहाँ पे रहते थे, उपासना किया करते थे। सहवासी का मतलब यहाँ पे जो साथ रहने वाले लोग हैं इनके, ठीक है। इनमें शेख का अपना परिवार होता था, सेवक होते थे इनके और अपने अनुयायी होते थे। शेख जो होते थे वो छोटे से कमरे में छत पर रहा करते थे जहां पर मेहमानों से सुबह शाम मिलते थे। खानका के चारों ओर दीवार जो होती थी उससे उसको घेरा हुआ था। यहाँ पे एक सामुदायिक रसोई थी जिसमें लंगर वगैरह कराया जाता था। यहाँ सभी तबके के लोग आते थे, यहाँ पे सिपाही भी आते थे, गुलाम भी आते थे, व्यापारी भी आते थे, कवि, राहगीर, धनी, निर्धन, हिंदू, ये अनुयायी बनने के लिए आते थे, इबादत करने के लिए आते थे, ताबीज लेने के लिए आते थे और कोई विवाद हो जाए तो शेख से मध्यस्थता करवाने के लिए भी आते थे। शेख के सामने झुकना, मिलने वालों को पानी पिलाना, दीक्षितों का सर मुंडन करना, ये सारा काम यहाँ पे होता था, ठीक है। तो ये आप बता सकते हो, पेपर में आएगा तो लिख सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। तो जल आवश्यकता जो थी, यहाँ पे एक तुंगभद्रा नदी होती थी, उसके द्वारा एक प्राकृतिक कुंड बना हुआ था, ठीक है, नेचुरल, इसमें से यहाँ पे पूरी हो जाती थी। तो यहाँ से क्या होता था, जल जो है वो हौजों का निर्माण कर दिया गया था, हौजों के द्वारा
वो जल आगे ले जाया जाता था। कमलपुरम जलाशय जो है इसीलिए बनाया गया था यहाँ पे। हिरिया नहर जो थी इस ये भी इसीलिए बनाई गई थी, यहाँ से इन पानी ले जाते थे और यहाँ की जो इनकी खेती के लिए पानी हो गया, सिंचाई के लिए पानी हो गया, या पीने के लिए पानी हो गया, या घरेलू यूज के लिए पानी हो गया, वो इनको मिल जाता था। महानवमी डिब्बा से क्या अभिप्राय है? शहर का सबसे ऊंचे स्थान पर महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच था। कुछ इस प्रकार से एक मंच था बड़ा सा। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको इमेज मिल जाएगी एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। ये 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक था। 40 फीट आप ये लगा लो, लगभग 4 मंजिल का जो मकान होता है उसके बराबर था। और इस पर लकड़ी की एक संरचना बनी हुई थी। मंच का आधार जो था उस पे कुछ चित्र बने हुए थे। नीचे आधार मतलब जो बेस होता है नीचे, इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान जो थे वो सितंबर और अक्टूबर के शरद मास में होते थे। सितंबर और अक्टूबर में जो सर्दी होती थी इस समय में इसके अनुष्ठान होते थे। इसमें क्या होता था, 10 दिन का हिंदू त्योहार जिसको दशहरा, उत्तर भारत में दशहरा कहा जाता है और बंगाल के साइड में दुर्गा पूजा कहा जाता है, या फिर इसको नवरात्रि कहा जाता है, या फिर इसको महानवमी भी कहा जाता है। यानी ये जो त्योहार होता था ये मनाया जाता था। इस अवसर पे क्या होता था, विजयनगर के जो शासक थे वो अपने रुतबे और ताकत का प्रदर्शन करते थे। यहाँ पे क्या होता था कि धर्म अनुष्ठान में मूर्ति पूजा होती थी, राज्य के अश्व की पूजा की जाती थी, भैंस और अन्य जानवरों की बलि दी जाती थी, यहाँ पे नृत्य होता था, कुश्ती प्रतिस्पर्धा कराई जाती थी, घोड़े, हाथी, रथ, सैनिक, इनकी शोभा यात्रा निकाली जाती थी, ठीक है। और जो नायक होते थे वो राजाओं द्वारा या राजा को अतिथियों को दी जाने वाली जो भेंट होती थी, गिफ्ट वगैरह लाया करते थे। तो पूरा एक त्योहार होता था, एक बड़ा मतलब प्रदर्शन होता था, लोग पूजा पाठ के लिए आते थे। ये नवमी मनाई जाती थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता था यहाँ महानवमी डिब्बा में। एक क्वेश्चन काफी पेपर में आता है, अमर नायक प्रणाली क्या है? तो अमर नायक प्रणाली जो है विजयनगर साम्राज्य की एक राजनीतिक खोज है। ये कहीं ना कहीं इक्ता प्रणाली जो होती थी उससे मिलती जुलती है। अमर नायक जो थे वो क्या होते, वो सैनिक कमांडर होते थे। इनको राय, राय का मतलब है यहाँ पे शासक से, इनको राय द्वारा प्रशासन के लिए क्षेत्र दिए थे, ठीक है। राय कौन है? राय जो है राजा, मान लीजिए राजा। इन्होंने अमर नायक जो कि सैनिक कमांडर थे, इन सैनिक कमांडर को एक क्षेत्र दे दिया प्रशासन के लिए कि जाओ तुम यहाँ की व्यवस्था को देखो। फिर दूसरा सैनिक कमांडर को दूसरा क्षेत्र दे दिया, ठीक है। ये राजा के अंडर होते थे, ये याद रखना, ठीक है। अमर नायक उन क्षेत्रों में किसानों, शिल्पकारों और व्यापारियों से टैक्स इकट्ठा करते थे, ठीक है। ये अब इनको जिम्मेदारी दे दी है तो ये इनसे टैक्स इकट्ठा करते हैं। अमर नायक क्या करते थे, टैक्स का कुछ हिस्सा अपने खुद खुद के खर्चे के लिए रख लेते थे, यानी अपने पर्सनल यूज के लिए, तथा घोड़ों और हाथियों के दल के रखरखाव के लिए पैसा रख लिया करते थे। और ये दल विजयनगर शासक को एक प्रभावी सैनिक शक्ति भी प्रदान करते थे। मान लो शासक जो है उसको कहीं पे युद्ध लड़ना है, तो शासक के पास अपनी खुद की सेना तो होती है, प्लस में ये जो सैनिक कमांडर रखे हुए हैं ये भी अपनी सेना उनको दे देते थे। तो इस तरीके से चलता था। इनकी मदद से इन्होंने दक्षिण भारत पे नियंत्रण किया हुआ था। और राजस्व का कुछ हिस्सा जो था वो मंदिर में सिंचाई के साधन के रखरखाव के लिए भी पैसा खर्च हो जाता था। नेक्स्ट है कि मुगल काल में कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पेपर में आता है ये क्वेश्चन। इस चैप्टर में से याद रखना, इस चैप्टर से 4 ही क्वेश्चन आते हैं, चारों क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। मुगल काल में कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका। तो देखो, खेतों में पुरुषों के साथ काम करती थी महिलाएं। बुआई, निराई, कटाई और ये सारे काम जो होते थे ये किया जाता था। और इसके अलावा जो महिलाएं थी वो सूत काटना, बर्तन बनाना, कपड़ों पर कढ़ाई करना, ये काम करती थी। और अन्य जो कृषि के कार्य होते थे उसमें भी महिलाएं जो थी पुरुषों के साथ मिलकर काम करती, ठीक है। तो ये महिलाओं की भूमिका हो जाएगी। मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था का आपको वर्णन करना है। तो देखिए, मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था में क्या था, आमदनी का जो मुख्य स्रोत होता था वो भू राजस्व होता था। यानी भू राजस्व जो है वो मेन सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। इसके 2 चरण थे, एक था कर निर्धारण, पहले टैक्स को निर्धारित किया जाता था, दूसरा होता था वास्तविक वसूली। कृषि उत्पादन पर नियंत्रण और कर निर्धारण, ठीक है। जो भी कृषि उत्पादन हो रहा है, जो भी फसल आ रही है उस पर नियंत्रण किया जाता था, उसका टैक्स निर्धारित किया जाता था और उनसे टैक्स लिया जाता था। और इसके लिए इन्होंने कुछ अधिकारी भी रखे हुए थे। करों का भुगतान नगद या फसल के रूप में 2 तरीके से हो सकता था, या तो नगद दे दो या फिर फसल दे दो, दोनों तरीके से हो सकता था। भूमि की पैमाइश और वर्गीकरण किया गया था। भूमि की उर्वरता के आधार पर इनसे टैक्स लिया जाता था। ज्यादा अगर उपजाऊ भूमि है तो टैक्स ज्यादा लिया जाएगा, कम उपजाऊ भूमि है तो टैक्स जो है वो कम लिया जाता था। इस तरीके से था। ग्राम पंचायत और उसके प्रमुख की भूमिका, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो पंचायत का एक प्रधान मुखिया होता था,
ठीक है, पंचायत का जो खर्च होता है उसको चलाने में जो पंचायत के जो लोग होते थे वो उसमें योगदान करते थे। गांव में जाने वाले राजस्व अधिकारियों की खातिरदारी भी की जाती थी। सामुदायिक हित के लिए काम होता था। जाति के दायित्व को पूरा किया जाता था। लोगों के आचरण पे नजर रखी जाती थी। अगर मान लो कोई विवाद हो जाए तो पंचायत ही सुलझाती थी। जुर्माना भी लगा सकती थी। दंड देने का अधिकार था। अगर कोई ज्यादा बड़ा अपराध कर दे तो उसको गांव से निकाल सकती थी पंचायत। ठीक है, तो पंचायत जो होती थी गांव में एक संस्था के रूप में काम करती थी। इसमें इसके सदस्य गांव के सभी लोग होते थे। इसमें 5 पंच वगैरह होते थे। ठीक है, तो गांव के लिए काम करते थे ये। तो ये इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी। मुगल भारत में जमींदारों की भूमिका ये भी काफी आता है। तो ये जो जमींदार थे ये अमीर होते थे। ठीक है, ताकतवर होते थे। ये उत्पादन में सीधे भाग नहीं लेते थे, यानी ये डायरेक्ट खेती नहीं करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी इनका पूरा नियंत्रण होता था। क्या होता था, इनके पास खेत होते थे। इसमें ये मजदूर रख लेते थे। किसान को मजदूर के रूप में रख के उनसे खेती करवाते थे। यानी उत्पादन में सीधा तो भाग नहीं ले रहे, लेकिन नियंत्रण पूरा इन्हीं क्या होता था। जमीन के मालिक थे ये चाहे तो उसको बेच भी सकते थे। ठीक है, इनकी सामाजिक और आर्थिक इनको विशेष अधिकार प्राप्त थे क्योंकि सत्ता तक इनकी पहुंच होती थी। उच्च जाति से संबंधित होते थे। राज्य को अपनी सेवाएं देते थे। शासक से जुड़े होते थे। भू राजस्व वसूलने का भी अधिकार इनको दिया हुआ था शासन ने। सैनिक संसाधन पे इनका पूरा नियंत्रण होता था। कृषि भूमि के विकास में भी अपना योगदान किया करते थे। समाज में इनकी ऊंची हैसियत होती थी। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जमींदार जो थे काफी ताकतवर होते थे। ठीक है, और ये किसानों का शोषण भी करते थे। ये भी आपको एक पॉइंट लिखना है। आईने अकबरी का वर्णन करो। तो आईने अकबरी जो थी पूरे मुगल साम्राज्य की झांकी प्रस्तुत करती है। उस समय में मुगल साम्राज्य में जो भी महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना घटी उसकी जानकारी मिल जाती है। राज्य के बारे में, लोगों के बारे में, उत्पादन की जानकारी मिल जाती है। उस समय में जो रीति रिवाज थे, जो साहित्य था, जो धर्म था, जो परंपरा थी, उसकी जानकारी मिल जाती है। मुगल प्रांत के बारे में जितना विस्तार से आईने अकबरी बताती है उतना किसी दूसरे ग्रंथ से नहीं पता लगता। ठीक है, अगले पे चलते हैं। जोतदार जमींदार से अधिक ताकतवर क्यों थे, इंपॉर्टेंट है। देखिए, जमींदारों के पास बड़ी भूमि होती थी। वे स्थानीय ऋणदाता थे। स्थानीय व्यापार करते थे। ठीक है, स्थानीय व्यापार थे। जोतदार जो थे गांव में रहते थे। जमींदार जो था वो दूर शहरों में रहता था। जोतदार जो थे वो जमींदारों को अपने कर्तव्य को पूरा करने से रोक नहीं करना देना चाहते थे। देखो, जोतदार जो होते थे वो गांव में रहते थे लोगों के साथ। इनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति होती थी, याद रखें। ताकतवर होते थे। और जोतदार जो थे वो जमींदारों से चिढ़ते थे। तो ऐसे में ये जोतदार जो थे लोगों को, किसानों को भड़काते थे कि टैक्स मत दो। ठीक है, कर मत दो। अगर टैक्स नहीं दोगे तो जमींदार टैक्स आगे जमा नहीं कर पाएगा, तो जमींदार की जमींदारी नीलाम हो जाएगी। तो कई बार ये उनकी जमींदारी भी खरीद लेते थे। तो इस तरीके से थे, इसलिए आप कह सकते हो कि ये ज्यादा ताकतवर थे। दक्कन का जो रैयत था, जो किसान था, वो ऋणदाताओं से क्यों नाराज था। तो रैयत वाली जो व्यवस्था थी उसमें क्या होता था, जो टैक्स होता था वो सीधा सरकार और किसान के बीच में होता था। ठीक है, सरकार मतलब अंग्रेजों की सरकार थी। और किसान तो आपको पता ही है जो खेती करते हैं। इस यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स लेते थे रैयत वाली व्यवस्था में। ठीक है, अब ऐसे में क्या था, किसान को अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पैसे की जरूरत पड़ती थी। तो किसान क्या करता था, जो साहूकार होते हैं, ऋणदाता होते हैं, इनके पास चला जाता था और उनसे क्या करता था, उधार ले लेता था। तो कई बार क्या होता था, वो उनके चंगुल में फंस जाता था। और एक बार अगर वो उधारी के चक्कर में फंस गया तो निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। कर्ज चुकाने पर असमर्थ होने पर साहूकार जो था वो कहीं ना कहीं उसको अपना सब कुछ देना पड़ता था। जमीन अमीन जो भी होती थी सब उसको मिल जाता था। तो साहूकार से जमीन और जानवर किराए पर लेता था। साहूकार जो था वो टैक्स ऋण सॉरी लोन के भुगतान के समय पर कोई रसीद नहीं देता था। गलत आंकड़े भर देता था। इनको जानबूझ के परेशान करता था। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो किसान थे वो साहूकारों से बहुत ज्यादा नाराज थे, क्योंकि साहूकार जो थे वो इनको लोन तो दे देते थे लेकिन बाद में उनको बेवकूफ बनाते थे। उनको कोई रसीद नहीं देते थे, उनसे ज्यादा पैसे ले लेते थे। इस तरीके से इनको परेशान करते थे। जमींदार जो थे वो अपनी जमींदारी पे कैसे नियंत्रण करते थे, कैसे बचाते थे। तो जमींदारों की, जब जमींदार सरकार को टैक्स नहीं दे पाते थे तो जो सरकार होती थी वो उनकी जमींदारी को नीलाम कर देती थी। तो ये कुछ तरीके अपनाते थे, जैसे कि बेनामी बिक्री करवा देते थे। ठीक है, फर्जी बोली लगवा देते थे। जब जमींदारी नीलाम हो रही होती थी तो अपने ही लोगों से फर्जी बोली लगवा देते थे। ठीक है, और एक तरीका इन्होंने अपना लिया था कि सरकार जो थी वो महिलाओं के नाम पे जो संपत्ति होती थी उसको नहीं लेती थी। तो ये अपनी संपत्ति को महिलाओं के नाम पे करा देते थे। ये तरीका अपना लिया था।
और मान लो अगर किसी बाहरी जमींदार ने, किसी बाहरी व्यक्ति ने जमींदारी खरीद ली, तो फिर अपने गुंडों से उसको पिटवा देते थे। या फिर जो गांव के लोग होते थे वो खुद ही बाहरी लोगों का को पसंद नहीं करते थे, उसका विरोध कर देते थे। ठीक है, तो ये कुछ तरीके थे जिससे वो अपनी जमींदारी पे नियंत्रण करते थे। दामिनी कोह क्या था और 18वीं शताब्दी के दौरान संतालों ने अंग्रेजों का विरोध क्यों किया था? दामिनी कोह जो था वो अंग्रेजों के द्वारा संतालों को दिया गया विशाल क्षेत्र था। अंग्रेजों ने क्या करा, जो संताल थे उनको जमीन का टुकड़ा दे दिया। इसको दामिनी कोह कहा गया। ठीक है, दामिन ए कोह। और ये कहा गया अंग्रेजों ने संथालों से कहा कि ये जमीन जो है ये तुम्हारी है, बस तुम्हें इसकी जुताई करनी है, जंगलों को साफ करना है, ये सब काम करना है। इस तरीके से इनको मना लिया। बाद में क्या करा, उनको उन्हीं की जमीन पर टैक्स लगा दिया, जिससे कि इनको बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा। तो औपनिवेशिक सरकार ने उनकी भूमि पर ज्यादा टैक्स लगा दिया। शुरू में तो उनको फ्री में जमीन पकड़ा दी, लेकिन बाद में टैक्स लगा दिया। साहूकार जो थे वो ब्याज की जो दरें थी वो ज्यादा वसूलते थे। साहूकार उनकी जमीनें उनसे छीन रहे थे। ठीक है, तो ये चीजें हो रही थी। तो ऐसे में इनको संथालों को लगा कि इनको तो बेवकूफ बना दिया गया है। इनको दामिनी कोह के तहत जमीन दी गई और बाद में उस पर ज्यादा टैक्स लेने लगे, जिसकी वजह से कर्ज में फंस रहे हैं और वो जमीन जो है इनसे छिन रही है। इसलिए इन्होंने इसका क्या करा, विरोध किया था। एक क्वेश्चन आता है कि पहाड़ी लोगों और जो संथाल लोग थे उनकी जो जिंदगी थी वो कैसे भिन्न थी। तो देखिए, पहाड़ी लोग जो थे ये स्थानांतरित कृषि करते थे, जिसको झूम खेती भी कहा जाता है। ठीक है, ये झूम खेती कहा करा करते थे। जो संथाल थे ये स्थायी कृषि करते थे। ये जंगली पदार्थ जो होते हैं, जो भी पेड़ पौधों से मिलने वाली चीजें, उस पर निर्भर होते थे। और कुदाल का प्रयोग करते थे ये खेती के लिए। लेकिन ये जो संथाल थे ये हल का प्रयोग करते थे। ये जंगली पदार्थ पे जीवन निर्वाह करते थे। अपने व्यवसाय के कारण पहाड़ी लोग जो थे वो कहीं ना कहीं जंगलों से जुड़े हुए थे। ठीक है, लेकिन जो ये थे संथाल, ये स्थायी कृषि करते थे। इन्होंने स्थायी कृषि को अपना लिया था। ये एक निश्चित क्षेत्र में रहने लगे थे। पहाड़ी लोग जो थे होते थे ये मैदानों में भोजन, ताकत और कर के लिए हमला कर देते थे मैदानी हिस्सों में। संथाल जो थे वो अंग्रेजों, साहूकारों और व्यापारियों के साथ इनके संबंध अच्छे थे। ठीक है, इनको अंग्रेज जो थे इनको आदर्श मानते थे, बेहतर मानते थे। जबकि अंग्रेज जो थे पहाड़ियों को जंगली मानते थे, बेकार मानते थे। ठीक है, तो ये कुछ अंतर है इनके बीच में, आप बता सकते हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन याद आ गया। कई बार ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, ऐसे पूछ लेते हैं। आपको पता है पहाड़ी लोग जो थे वो कुदाल से खेती करते थे, और संथाल लोग जो थे ये हल का प्रयोग करते थे। तो एक बार क्वेश्चन ये आया था कि कुदाल और हल के बीच की जो लड़ाई है उसके बारे में विस्तार से बताइए। यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पूछा पहाड़ी और संथालों के बीच में विवाद बताइए या जो भी है, कुदाल और हल के बीच में पूछ लिया। तो ऐसे भी आपसे घुमा के पूछ लेंगे, तो आंसर आपको पता होना चाहिए क्या लिखना है। विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या उपाय किए गए? तो देखियो, जो 1857 का विद्रोह था तो उसमें उन विद्रोहियों के बीच में एकता स्थापित करने के लिए कई सारे काम किए गए थे। जैसे हिंदुओं और मुसलमानों ने समान रूप से बहादुर शाह जफर जो था उसके नेतृत्व को स्वीकार करने का आग्रह किया। विद्रोह के दौरान जारी की गई घोषणाओं में सभी वर्गों का समान रूप से अपील की गई थी कि आप सभी इसमें आ जाएं, चाहे आप किसी भी वर्ग से हो। ठीक है, सभी समुदायों की जो भावना होती थी उसका सम्मान किया गया था। पोस्टरों के द्वारा अंग्रेजों के पूर्व के काल को गौरवान्वित किया गया। यह बताया गया कि अंग्रेजों से पहले का जो समय था वो ज्यादा बेहतर था। ठीक है, ऐसा मतलब दिखाया गया। सैनिक नियंत्रण जो है वो सैनिक नियंत्रण समिति में हिंदुओं और मुसलमानों को बराबर का प्रतिनिधित्व दिया जाता था। तो ये कुछ एकता स्थापित करने के कुछ तरीके थे। अंग्रेजों ने विद्रोह कुचलने के लिए क्या कदम उठाए? तो समस्त उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, यानी कि सेना का शासन हो गया था। सेना को ज्यादा अधिकार दे दिए। सभी अंग्रेजों को भारतीयों को दंडित करने का अधिकार दे दिया कि आप चाहो तो भारतीयों को दंडित कर सकते हो, दंड दे सकते हो। कानून और मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया जो होती थी उसको बंद कर दिया गया। ब्रिटिश सेना ने अनेक दिशाओं में, ठीक है, आक्रमण वगैरह करना शुरू कर दिया था। यहाँ पे दशा आएगी, अनेक दशाओं में मदद की। अनेक देसी राजाओं ने विद्रोहियों के विरुद्ध मदद की। कई सारी देसी राजा जो थे वो भी मतलब अंग्रेजों से मिल गए थे और विद्रोहियों के खिलाफ हो गए थे। विद्रोहियों को क्रूरता पूर्वक दंडित किया गया, जो भी था उनको कई बार तो उनको मौत की सजा दे दी जाती थी। 1857 का जो विद्रोह था इसकी मजबूतियां भी बतानी और इसकी कमियां भी बतानी है। तो मजबूतियां देखो, हिंदू और मुसलमानों में सहयोग था, दोनों ने मिलकर विद्रोह में भाग लिया था। सामान्य लोग भी विद्रोह कर रहे थे, जिसमें जनता के अलग वर्ग थे। ठीक है, जिसमें व्यापारी भी शामिल थे।
महिलाएं, पुरुष, बच्चे, हर तरह के लोग उसमें शामिल हो गए थे, ठीक है, स्टूडेंट वगैरह। सभी विद्रोही स्वतंत्रता चाहते थे। सभी विद्रोही जो थे वो स्वतंत्रता चाह रहे थे, ये तो इसकी मजबूती हो गई। कमियां क्या थी? विद्रोह का सभी क्षेत्रों में प्रसार नहीं हो पाया था। सभी समुदायों ने इसका समर्थन नहीं करा था, कुछ ऐसे थे जो इसके खिलाफ भी थे। अनेक राजाओं ने अंग्रेजों का समर्थन करा। कई सारे राजा ऐसे थे जो थे तो भारतीय, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों का समर्थन कर दिया था। विद्रोही नेता परस्पर संदेह और ईर्ष्या करते थे। और विद्रोही जो थे वो सैनिक सुसज्जित नहीं थे, विद्रोहियों के पास, सभी के पास सेना और वो सारी सुविधाएं नहीं होती थी। ये इसकी कुछ कमियां हैं। और यहाँ पे एक और कमी हो सकती है कि सभी का उद्देश्य एक जैसा नहीं था। जो कुछ इसलिए कर रहे विद्रोह कर रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था उनके धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कुछ इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा था। ठीक है, सबके मतलब उद्देश्य जो थे विद्रोह के वो कई जगह पे अलग अलग दिखाई दे रहे थे। इसकी वजह से भी मतलब इसको नेगेटिव इस पे परिणाम पड़ते हैं। 1857 के विद्रोह के बारे में चित्रों से क्या पता चलता है? इतिहासकार इन चित्रों को किस तरह विश्लेषण करते हैं? तो देखिए, अंग्रेज चित्रकारों ने अंग्रेजों को हीरो के रूप में दिखाया था, नायक के रूप में दिखाया था। थॉमस जोन्स द्वारा बनाया गया चित्र है द रिलीफ ऑफ लखनऊ, ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। कॉलिन कैम्पबेल और जेम्स ऑस्ट्रम ने विद्रोहियों को कुचलते हुए लखनऊ पे दोबारा से अधिकार किया था, ऐसा चित्र था। लखनऊ की पुनर्विजय विजय को पुनः जीवन और नायिकाई प्रतिरोध और संपूर्ण विजय के रूप में दिखाया। मेमोरियल जोसेफ नोएल का एक प्रसिद्ध चित्र था, उसमें अंग्रेज महिलाओं और बच्चों की असहाय अवस्था को व्यक्त किया गया था। मिस व्हीलर की रक्षात्मक नायिका के रूप में एक महिला है जो मतलब लड़ रही है अकेले, वो वहां पे मिस व्हीलर जो है उसको रक्षात्मक नायिका के रूप में चित्रित किया। रानी लक्ष्मीबाई को वीरांगना के रूप में चित्रित किया गया था जो भारतीयों के लिए संघर्ष कर रही थी। अंग्रेजों की निर्दयी चित्र बदला लेने की भावना से प्रेरित थे। भारतीय सैनिकों के क्रूर चित्र अंग्रेजों के विरुद्ध मजबूती के प्रतीक थे। भारतीय सेना को कई जगह पे क्रूर दिखाया गया था। भारतीय चित्रकारों ने राष्ट्रीयता और देशभक्ति को प्रोत्साहित किया। अब अंग्रेज चित्रकार जो थे वो भारतीय जो सैनिक थे उसको क्रूर दिखा रहे थे, और जो भारतीय चित्रकार थे वो जो भारतीय जो विद्रोही थे उनको मतलब हीरो की तरह दिखा रहे थे। यहाँ पे अपोजिट अपोजिट दिख रहा है आपको। अगला क्वेश्चन है, विद्रोही क्या चाहते थे? विभिन्न सामाजिक दृष्टि में कितना फर्क था? तो विद्रोही जो थे वो भारत से अंग्रेजी शासन जो था उसको खत्म करना चाहते थे, और भारत में अंग्रेजों के पहले के संसार की स्थापना करना चाहते थे। यानी पहले जो व्यवस्था थी उसको लागू करना चाहते थे। सभी वर्गों के हितों को चोट पहुंची थी, इससे सभी वर्ग जो थे वो नाराज थे। ठीक है, राजा और जागीरदार अपने राज्य और जो जागीर थी उसको दोबारा पाना चाहते थे, इसलिए विरोध में थे। भारतीय व्यापारी व्यापार में रियासतें चाहते थे, ये चाहते थे कि इनको रियासतें मिल जाएं। अपने बही खातों और लेन देन में हस्तक्षेप नहीं जानते थे, इसलिए ये लड़ रहे थे। यानी देखो, अलग अलग सामाजिक दृष्टि में फर्क था। जो व्यापारी थे वो अलग मुद्दे को लेके लड़ रहे थे, राजा अलग मुद्दे को लेके लड़ रहे थे, किसान जो थे वो चाहते थे कि अच्छा भू राजस्व व्यवस्था हो जिससे कि उनसे ज्यादा टैक्स ना वसूला जाए, ये इसलिए लड़ रहे थे। ये जमींदारों और साहूकारों के द्वारा जो शोषण हो रहा था उससे बचना चाह रहे थे। सरकारी नौकर जो थे वो अच्छा आदर वाली नौकरी, एक अच्छा वेतन और एक गरिमा वाला जीवन चाहते थे, वो इसलिए लड़ रहे थे। जो दस्तकार थे या जो कारीगर थे वो अच्छी व्यवसायिक परिस्थितियां चाह रहे थे। पंडित, फकीर, विद्वान लोग जो थे वो भारतीय संस्कृति और धर्म की रक्षा करना चाहते थे। तो सभी जो वर्ग थे सबके अलग अलग उद्देश्य थे, ये यहाँ पे आपको बताना था। महात्मा गांधी ने किस प्रकार राष्ट्रवादी आंदोलन के स्वरूप को बदला? जब से महात्मा गांधी की एंट्री होती है वहां से जो आंदोलन और जो व्यवस्था थी वो बदल जाती है। देखिए कैसे। गांधी जी ने गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए कार्य किया। जो इनका पहला भाषण था, अ, आपने वहां पे भी देखा होगा कि इन्होंने गरीबों, किसानों और मजदूरों की बात की थी। बनारस, चंपारण और अहमदाबाद में जो और खेड़ा के जो आंदोलन थे, यहाँ पे महात्मा गांधी को एक अच्छी एक राजनेता के रूप में देख लो, इनको काफी मतलब फायदा हो गया था। इनकी इमेज जो थी वो गरीबों के बीच में, जनता के बीच में बहुत अच्छी बन चुकी थी। इन्होंने जनता की भागीदारी को सुनिश्चित किया, यानी इनके जो आंदोलन होते थे वो उसमें जनता बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी। ठीक है, गांधी जी जो थे एक प्रेरक व्यक्तित्व था, यानी इनकी जो पर्सनैलिटी थी एक मोटिवेट करने वाली पर्सनैलिटी थी। ये एक बार बोल देते थे तो लोग हजारों की संख्या में इनके साथ आ जाते थे। इनकी गांधीवादी विचारधारा द्वारा भी इन्होंने कई जगह पे सफलता प्राप्त की। ठीक है,
जैसे कि इन्होंने सत्याग्रह की नीति को अपनाया, और सविनय अवज्ञा में भी आपने देखा होगा। सत्याग्रह द्वारा जन भागीदारी, यानी सत्याग्रह के द्वारा इन्होंने जनता को शामिल करा। जन भागीदारी में आपको हर तरह के लोग, इसमें किसान भी शामिल हो गए, महिला भी शामिल हो गई, स्टूडेंट भी शामिल हो गए, वकील भी शामिल हो गए, हर वर्ग, सैनिक भी शामिल हो गए, हर वर्ग को इन्होंने अपने साथ शामिल कर लिया था। रचनात्मक कार्यों द्वारा, इनके जो क्रिएटिव कार्य थे उसके द्वारा भी इन्होंने कहीं ना कहीं जो एक राष्ट्रवादी आंदोलन का स्वरूप जो था वो बदला। फिर इनकी राजनीतिक प्रणाली, क्योंकि इनकी जो राजनीतिक प्रणाली थी उसमें बहुत सारे जो नेता थे वो खुद इनके पास आने लगे थे और इनकी बातों को समझने लगे थे। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपने अलग तरीके से, सत्याग्रह के तरीके से, राष्ट्रवादी आंदोलन जो था उसका स्वरूप बदल दिया था, और इनके द्वारा ही जनता का एक बड़ा समूह जो था एकजुट होने लगा। भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वैत स्फूर्त आंदोलन क्यों कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। क्रिप्स मिशन जो था उसके साथ कांग्रेस की जो बात थी वो फेल हो गई थी, कोई फायदा मिला नहीं। गांधी जी ने, जब ये क्रिप्स मिशन से बात फेल हुई तो गांधी जी ने अपना तीसरा बड़ा आंदोलन जो कि 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन था वो शुरू कर दिया। आंदोलन के शुरू होते ही गांधी जी जो थे इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब गांधी जी को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन चल रहा है। देश भर के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा आंदोलन चला। कांग्रेस के समाजवादी सदस्य जयप्रकाश नारायण जो थे भूमिगत होकर, यानी अंडरग्राउंड होकर, छुपकर जो गतिविधि थी इसमें एक्टिव थे। पश्चिम में सतारा में, पूर्व में मेदिनीपुर में जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी गई, और एक जन आंदोलन जिसमें हजारों आम हिंदुस्तानी शामिल हो गए। इसमें बहुत बड़ी संख्या में जो युवा थे वो शामिल हो गए थे। सभी बड़े बड़े नेता जो थे वो जेल में होने के बाद भी आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। जनमानस द्वारा आंदोलन चलाया गया था, यानी जनता इसमें बड़े लेवल पे कूद पड़ी थी। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये श्वेत स्फूर्त आंदोलन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जनता जो थी वो बड़े लेवल पे शामिल हो गई थी, हर तरह के लोग इसमें शामिल हो गए थे। अब बस ये चाह रहे थे कि अंग्रेजों से देश को आजादी मिल जाए, सभी इसमें शामिल हो गए थे। उन विभिन्न स्रोतों की चर्चा कीजिए जिनके आधार पर गांधी जी के जो राजनीतिक सफर है एवं स्वतंत्रता के इतिहास को पुनर्निर्मित किया गया। तो चार तरह की चीजें हैं। सबसे पहली चीज है निजी पत्र और सार्वजनिक पत्र। दूसरा है आत्मकथाएं। तीसरा है पुलिस के रिकॉर्ड या सरकारी रिकॉर्ड। चौथा है अखबार। अब समझिए कैसे। निजी पत्र जो होते हैं इसमें क्या होता है, महात्मा गांधी के पत्र थे, और भाषण का एक ये महत्वपूर्ण स्रोत थे जिससे जानकारी मिलती है। भाषण में व्यक्ति को सार्वजनिक विचारों की अभिव्यक्ति होती थी, कि अपने सार्वजनिक विचार जो है भाषण के द्वारा अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो उससे भी हमें जानकारी मिल जाती है, इतिहास का पुनर्निर्माण हो जाता है। व्यक्तिगत पत्रों में व्यक्ति के निजी विचारों की झलक होती है, कि कोई व्यक्ति, देखो पर्सनल जो लेटर होते हैं उसमें उसके निजी विचार होते हैं, और व्यक्ति का गुस्सा, उसकी पीड़ा, उसकी बेचैनी, उसकी आशाएं, उसकी हताशाएं जो होती है वो निजी पत्रों में व्यक्त होती है, कि वो अपनी सारी जो फीलिंग्स होती है वो लिख सकता है। दूसरा है आत्मकथाएं। अतीत का एक ब्यौरा होती है, विचारों के हिसाब से समृद्ध व्यक्ति की एक स्मृति होती है, क्योंकि ये जो आत्मकथा होती है इसमें अपनी याद की जो स्मृति होती है उसके आधार पर लिखा जाता है। औरों की नज़र में अपने तरीके से अपने जीवन को प्रस्तुति की जाती है। पाठक जो होता है उसके द्वारा चीज़ों को देखने की कोशिश करना, जो लेखक पाठक को नहीं दिखाना चाहते वो चीज़ें उसमें बताया जाना, ये आत्मकथाएं होती हैं। सरकारी रिकॉर्ड। सरकारी कर्मचारी द्वारा जो लिखी गई रिपोर्ट होती है, ये जो पत्र होते हैं, ठीक है, ये सरकारी रिपोर्ट होती है। इसमें क्या होता है, इसको गोपनीय दस्तावेज के रूप में रखा जाता है। तो नमक सत्याग्रह पे जो रिपोर्ट सरकार के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है, तो महात्मा गांधी की कार्रवाई के प्रति कोई व्यापक जन समर्थन पैदा होना था, जिससे कि ये मानने से इनकार कर रही थी सरकार जो थी, अंग्रेजी सरकार। ठीक है। अखबार। जो उस समय के अखबार होते थे और खासकर भारत के और यूरोप के अखबार, उसमें गांधी जी के बारे में बहुत ज्यादा लिखा जाता था, तो उससे भी गांधी के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। निजी पत्र और आत्मकथाएं सरकारी स्रोतों से कैसे अलग होते हैं, आपको ये बताना है। तो निजी पत्र और आत्मकथाएं जो होती है हमें व्यक्ति के निजी विचारों की झलक देती। ठीक है, इस पत्रों में हमें लिखने वाले का, उसकी जो भावनाएं होती हैं वो हमें पता लगती है। सरकारी रिकॉर्ड जो होते हैं वो हमारे अध्ययन के लिए काफी महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन ये सरकार के नजरिए से होते हैं। उस समय के जो पुलिसकर्मी होते हैं या जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा जो लिखे गए होते हैं वो सरकारी रिपोर्ट होती है वो गोपनीय होती है, ठीक है, गुप्त होती है। अभिलेखगारों में ये उपलब्ध होते हैं। सरकारी रिकॉर्ड में जो आला अधिकारी होते हैं वो क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, ये उनके आधार पे होती है। जैसे मान लो कोई अंग्रेज अधिकारी है,
उसको किसी के बारे में कुछ लिखना है तो वो अपने नजरिए से लिख सकता है, क्योंकि अंग्रेजों को छूट थी तो उसमें उनका नजरिया होता है। वो जनता को अलग रूप से देखेगा तो लिखेगा, लेकिन जो निजी पत्र होते हैं उसमें हर व्यक्ति की अलग फीलिंग होती है, वो लिख सकता है उसमें। दोनों बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। संविधान सभा के समक्ष क्या क्या चुनौतियां थी? तो देखिए, संविधान सभा के सामने एक चुनौती थी कि भारत जो है इसमें बहुत सारी भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, तो ऐसे में सबके लिए कानून बनाना थोड़ा सा आसान नहीं था। देश में संवैधानिक संकट, ये समस्या आ रही थी। पृथक निर्वाचिका की मांग हो गई थी, इसको लेकर काफी संविधान सभा में चर्चा हुई, वाद विवाद हुआ, तो ये समस्या आ रही थी। राज्य और केंद्र में शक्ति का बंटवारा, किसको ज्यादा शक्ति दे, कुछ ऐसे थे जो कहते थे राज्य को ज्यादा शक्ति होनी चाहिए, कुछ ऐसे हैं जो कह रहे थे केंद्र को ज्यादा शक्ति होनी चाहिए। तो इस पे भी विवाद था, ये भी एक विवाद का कारण बन रहा था, ये भी एक चुनौती बन रही थी। फिर एक समस्या आ रही थी राष्ट्र की भाषा। अब भारत बहुत बड़ा देश है, तो एक राष्ट्र भाषा को चुन पाना मुश्किल था, क्योंकि जो साउथ था, दक्षिण भारत था, वहां की अलग भाषाएं होती थी, कोई तमिल, मलयालम, कन्नड़, ठीक है, ऐसी भाषाएं होती थी। वो हिंदी का विरोध कर रहे थे, और हिंदी वाले जो थे वो अन्य भाषाओं का विरोध कर रहे थे, तो ये भाषा बना पाना बहुत मुश्किल था। फिर SC ST OBC या दलित है, इनकी समस्या थी। तो ये सारी की सारी चुनौतियां थी जो कि संविधान सभा के सामने थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। महात्मा गांधी हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा क्यों देना चाहते थे? क्योंकि देखो, ये जन सामान्य की भाषा थी, जो ज्यादातर जनसंख्या थी भारत की वो इसी भाषा को बोलती थी। अधिकांश क्षेत्रीय भाषाएं जो है वो इसके काफी नजदीक थी। संस्कृत निष्ठ हिंदी हो गई या फारसू निष्ठ उर्दू हो गई, दोनों से मिलती जुलती थी। और इसमें ये बहुसांस्कृतिक भाषा थी, ठीक है। ये सभी को जोड़ने में सक्षम थी, क्योंकि भारत में सबसे बड़ी जो जनसंख्या थी वो हिंदुस्तानी भाषा को ही बोलती थी, इसलिए भी चाहते थे। नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था उसके क्या आदर्श थे? ये आता है उद्देश्य प्रस्ताव। तो भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनेगा, ये उद्देश्य प्रस्ताव में बताया गया था। नागरिकों को न्याय दिया जाएगा, सम्मान और स्वतंत्रता वाला जीवन दिया जाएगा, ये इसमें लिखा गया था। अल्पसंख्यकों की रक्षात्मक प्रावधान, यानी उनकी रक्षा की जाएगी। पिछड़ी जनजाति के लिए विशेष प्रावधान दिए हुए थे। और लोकतंत्र होगा, समाजवाद, शांति, मानव कल्याण के लिए काम होगा, ये सारे उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर था। यानी उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की जो बैठक हुई थी उसमें रखा गया था, ठीक है। ये चीजें हमारे संविधान के अंदर होनी चाहिए, इसको माना भी गया था। तो इस तरीके से वीडियो कंप्लीट हो गई है, और इसमें बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देख कर जाओ। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, कृपया करके वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, याद करके जानिए। चाहे वो बुक 1 से हो, बुक 2 से हो, बुक 3 से हो, किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो में जो बताया हुआ है वो सारे इंपॉर्टेंट है। तो आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से देख कर जाने और याद करने हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दें, कॉमेंट कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।